ईच वन ऑफ यू। ये वीडियो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम माई नॉर्मल वीडियोस जो मैं अभी तक बना रही हूँ, लाइक पॉडकास्ट या सोलो वीडियोस जहाँ पे मैंने एक रोड मैप दे दिया। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ हाउ टू बिकम अ 6 फिगर एजेंसी ओनर, जहाँ पे मैं बेसिक से लेके एडवांस तक चीज़ों को कवर करूंगी। आपको हायरिंग कैसे करनी, कब हम डिसाइड करते हैं कि हमें एजेंसी ओनर बनना, और ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी तब मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी कि आखिर मुझे फ्रीलांसर्स को हायर करना है, फुल टाइम हायर करना है, मुझे क्लाइंट्स ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को कैसे डिवाइड करना है, कैसे मुझे को फाउंडर सेलेक्ट करना है, मुझे कब पता चलेगा कि मैं एजेंसी ओनर में कन्वर्ट हो सकती हूँ, या मुझे पर्सनल ब्रांड बनाना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रिवॉल्व करती थी। सो आई वॉज इन दैट फेज जहाँ पे शायद आज आप भी उस फेज में हो, शायद आप एक फ्रीलांसर हो जिसको शायद इन फ्यूचर एक एजेंसी ओनर बनना और कंफ्यूज हो। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊंगी। तो जो भी चीज़ें मैंने अभी तक सीखी हैं उन सब चीज़ों को ही मैं नरेट करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस और इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं और इस कोर्स के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सो पहली चीज़ तो ये कोर्स है, इसको मैंने 7 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। हर एक मॉड्यूल में मैंने अलग अलग क्वेश्चंस को डिवाइड करके रखा है, अलग अलग गेस्ट है हर एक मॉड्यूल में। सो फॉर एग्जाम्पल आपको ये कुछ स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैंने गूगल डॉक में ऐसे कुछ डिवाइड कर लिया था। मॉड्यूल नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन है, 2, 3, 4। सेम मैं प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाऊंगी जो मैंने क्रिएट किया है, उसमें कुछ मैंने बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो भी रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप उनको फ्री टू यूज आप उनको ले सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिकमेंड कि आप पेन एंड कॉपी लेके बैठे, जिससे आप जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उन सब चीज़ों को नोट डाउन करने, इन चीज़ों को आप अच्छे से ग्रास्प कर पाए, उन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर पाए इन फ्यूचर। सो हर एक मॉड्यूल में अलग अलग गेस्ट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मॉड्यूल में कोई गेस्ट नहीं है, फर्स्ट मॉड्यूल बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। देन वी आर गोइंग ऑन अ सेकंड मॉड्यूल, तो सेकंड मॉड्यूल में एक गेस्ट होगा, थर्ड मॉड्यूल में एक अलग गेस्ट होंगे, फोर्थ मॉड्यूल में एक अलग गेस्ट होंगे। सो जो फर्स्ट मॉड्यूल जैसे मैं समझा देती हूँ, देन सेकंड मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन है, मैं उनके ऊपर बताऊंगी कि क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगी, मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूंगी। एंड देन वन वी हैव अ गेस्ट जो एक 5-10 मिनट का अपना एक गेस्ट लेक्चर देंगे, जहाँ पे वो अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे कि आखिर उनका व्हाट आर द सर्विसेज। जैसे एक मॉड्यूल में मैं बात कर रही हूँ कि क्या क्या सर्विसेज आप दे सकते हैं एज अ एजेंसी ओनर, तो मैं अपनी चीजें बताऊंगी, अपना पर्सपेक्टिव रखूंगी, उन तीनों क्वेश्चन को मैं आंसर दूंगी। एंड देन एक गेस्ट आएगा एंड देन वो गेस्ट भी उन चीजों पे अपना पर्सपेक्टिव शेयर करेगा, सो दैट यू कैन हैव अ डाइवर्स पर्सपेक्टिव। एट द सेम टाइम अलग अलग गेस्ट अपने पर्सपेक्टिव को, अपनी नॉलेज को शेयर कर पाए। सो पहला है हाउ टू बिल्ड एन 6 फिगर एजेंसी। सो मैंने खुद अपनी 6 फिगर एजेंसी में चला रही हूँ, जहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देती हूँ। सो इफ यू वांट टू डू द सेम, अगर आपको सेम चीज करनी है, एजेंसी बिल्ड करनी है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, जहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक बात करेंगे कि आखिर आप डिसाइड कब करेंगे कि आपको एजेंसी ओनर बनना है एंड क्या क्या सर्विसेज लगती हैं, कैसे आपको फिगर आउट करना है, उन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो 0 से लेके ये 100 तक का रोड मैप है, जहाँ पे आज मैं हूँ। अभी कुछ महीनों बाद हमें 1 साल हो जाएगा रनिंग दिस एजेंसी। हम प्रॉफिटेबली इस एजेंसी को चला रहे हैं, काफी ज्यादा अप एंड डाउन्स भी आए थे, बट वी स्ट्रगल्ड, हमने उन सब चीजों को मैनेज किया। एंड देन राइट नाउ वी आर अ 6 फिगर एजेंसी ओनर। हम उन जो भी मेरी लर्निंग्स रही हैं इस प्रोसेस में कि आखिर मैंने कब डिसाइड किया था, क्या क्या चीजें हुई थी, वही चीजें मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। सो टेबल ऑफ द कंटेंट हम देख लेते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 7 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, जैसे मैंने आपको बताया था। सो फर्स्ट मॉड्यूल है व्हेन शुड यू स्टार्ट एन एजेंसी। आप डिसाइड कब करेंगे कि आपकी एजेंसी आपको स्टार्ट कब करनी है। चूज द राइट सर्विस, क्या राइट सर्विस आप देना चाहते हो। जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग और थंबनेल डिजाइनिंग की दी है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये सर्विस जो आप चूज कर रहे हो वो आपके लिए सही है या नहीं है। मॉड्यूल नंबर 3 असेंशियल स्किल्स क्या क्या लगती हैं, तो जैसे हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। तो जब आप एक एजेंसी ओनर बन जाते हो तो आप फ्रंट फुट पे खेल रहे हो, तो जहाँ पे क्लाइंट्स लेके आते हो, तो जो भी अगर क्लाइंट्स की कोई भी गलती हो जाती है किसी भी टीम मेंबर से, तो आप ही फ्रंट फुट पे खेल रहे होते हो। तो सेल्स कॉल पे जाना, टीम को मैनेज करना, क्या क्या ऐसी स्किल्स होती हैं जो ज़रूरत होती है एक एजेंसी ओनर की। मॉड्यूल नंबर 4 में हम बात करेंगे सेटिंग अप द फाउंडेशन के, क्या क्या फाउंडेशन होनी चाहिए एजेंसी की, हायरिंग कैसे करनी है, फ्रीलांसर्स को रखना है, फुल टाइम वालों को रखना है, कैसे रखना है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। देन मॉड्यूल नंबर 5 में हम बात करने वाले हैं आउटरीच प्रोसेस के बारे में, क्या क्या आउटरीच प्रोसेस मैं फॉलो करती हूँ, क्या आउटरीच प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 6 में हम स्केलेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे हमने मॉड्यूल नंबर 5 में हमने कुछ क्लाइंट्स तो ले लिए हैं, अब हम चाहते हैं कि हम उस चीज़ को स्केल करें एंड वी वांट टू स्केल आर टीम, हमें अपनी और भी ऑनबोर्ड करना है क्लाइंट्स के लिए, तो हम उस आउटरीच प्रोसेस को कैसे स्केल करना है, टीम को कैसे स्केलेबिलिटी करना है, तो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। एंड द मॉड्यूल नंबर 7 जहाँ पे हम हार्श रियलिटी के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या हार्श रियलिटी है ऑफ रनिंग एन एजेंसी, के क्या एक आइडियल डे लगता है एक एजेंसी ओनर का, क्या मेरा आइडियल डे लगता है, क्या बाकी अदर लोगों का आइडियल डे लगता है। दिस कोर्स हैव 7 मॉड्यूल्स एंड अ गेस्ट
लेक्चर। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे चूज द राइट सर्विस, तो इसमें कुछ जैसे मैं बता देती हूँ, इस मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट आर द सर्विस दैट यू शुड ऑफर, ऐसे 3-4 क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी एंड देन गेस्ट आएगा, वो गेस्ट अपना पर्सपेक्टिव रहेगा। तो हर एक मॉड्यूल में अलग अलग गेस्ट है और अलग अलग गेस्ट का पर्सपेक्टिव है, तो जिससे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आप इस कोर्स में क्या चीजें आपको नहीं मिलेंगी, तो अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि आप एक एजेंसी ओनर बन जाए, शॉर्टकट मिल जाए और आप लाखों करोड़ रुपए बना लें, तो इधर कोई शॉर्टकट नहीं बताऊंगी। मैं अपने फेलियर्स, अपनी लर्निंग्स बताऊंगी कि क्या मेरे फेलियर्स थे, क्या मेरी लर्निंग्स थी। कोई भी नो रोड मैप टू मेक लैक्स, इधर पे कोई रोड मैप नहीं है कि आप यही फॉलो करेंगे तो आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए अर्न कर लेंगे। एंड डे वन से आई एम नॉट सेइंग कि आप 1 लाख 2 लाख रुपए अर्न कर लेंगे। इस चीज में मुझे बहुत टाइम लगा था फिगर आउट करने में, मेरी को फाउंडर को बहुत टाइम लगा था, जितने भी गेस्ट हैं उनको बहुत टाइम लगा था। तो आप अगर सोच रहे हैं कि इस वीडियो में 1 लाख 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए 10 लाख रुपए आप बना लेंगे फ्रॉम डे वन ओपनिंग एन एजेंसी, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप ऑलरेडी अपनी एजेंसी रन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि एजेंसी खोली कैसे जाती है, या वो इस पोजीशन पे है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि दे आर स्टक एट अ पॉइंट कि वो स्केलेबिलिटी नहीं कर पा रहे हैं अपनी एजेंसी की, या ऐसी किसी फेज पे है, तो उनके लिए कोर्स है। सो आई वांट टू क्लैरिफाई सम बेसिक्स रूल। जो आप एजेंसी ओपन करते हैं तो कुछ बेसिक रूल्स आते हैं। सो फॉर एग्जांपल व्हेन आई कन्वर्टेड इनटू अ एजेंसी ओनर, जब मैं एजेंसी में कन्वर्ट हो रही थी तब मेरे पास कुछ क्लाइंट्स थे, तब मेरे पास इंडियन क्लाइंट्स थे। आई यूज्ड टू वर्क विद इंडियन क्लाइंट स्टार्टिंग में। तो जब मैं स्विच हो रही थी एजेंसी ओनर में, मेरे पास डे वन से ही क्लाइंट थे। तो यही चीज होती है कि जब आप फ्रीलांसर से एजेंसी ओनर बन रहे होते हो तो आपके पास पहले से ही कुछ क्लाइंट्स हो रहे होते हैं जिनके लिए आप सर्विसेज देंगे। देन यू हैव वर्कड एज अ फ्रीलांसर एटलीस्ट फॉर 2 years। अगर आपने 2 साल 1 साल 1.5 साल काम कर लिया एज अ फ्रीलांसर तो ही आप एजेंसी ओनर बने, वरना ना बने। क्योंकि अगर आप ऐसे एजेंसी ओनर बनते हैं जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देने वाले हैं, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर आपने एजेंसी खोली और आपने कभी एज अ ग्राफिक डिजाइनर ही काम नहीं किया, तो बेसिक अलाइनमेंट्स हो गए, कलर कॉम्बिनेशन हो गया, चीजों को नहीं समझ पाएंगे। और जो भी आपको ग्राफिक डिजाइनर बना के देगा, जो भी समझा देगा आपको, आप उस चीज में हाँ बोल देंगे एंड देन फिर आप क्लाइंट के बीच में और टीम मेंबर के बीच में फंस जाएंगे। सो दिस इज व्हाई यू शुड हैव दैट एक्सपीरियंस। आप एटलीस्ट 1 से 2 साल काम करेंगे एज अ फ्रीलांसर एंड देन आप डिसाइड करेंगे एजेंसी में कन्वर्ट होने का। देन थर्ड रूल इज यू शुड नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इनटू अ एजेंसी ओनर। इन चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट जब आप फ्रीलांसिंग जर्नी में होते तो आपकी खुद की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपको पता पड़ जाती। मेरी क्या मुझे पता चली थी, उस चीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द मॉड्यूल 1 जो कि है व्हेन शुड यू स्टार्ट एन एजेंसी, कि आखिर आपको एजेंसी स्टार्ट करनी कब है। सो पहली चीज तो है यू शुड नो योर व्हाई, कि एक्चुअली यू नीड टू स्टार्ट योर एजेंसी। आप इस चीज का आंसर देने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, या मे बी आप बहुत स्ट्रगल करेंगे, आपको 1-2 हफ्ते लग जाएंगे, बट स्टिल आपको पता नहीं होगा कि मुझे क्यों, मेरा वाई क्या है एजेंसी स्टार्ट करने के लिए। तो काफी लोग क्या करते हैं कि बहुत फैसिनेशन होता है उनको पैसे से, वो देखते हैं कि अरे वाह क्या टीम भी बन रही है, लिंक्डइन पे हम लिख पाएंगे आई एम एजेंसी ओनर, तो वो अपनी खुद की एक एजेंसी ओपन कर लेते हैं। और रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है एजेंसी ओनर की जब वो मार्केट में स्टेप करते हैं, जब वो सच में क्लाइंट्स को सर्विसेज देने जाते हैं। तो आपको आपका वाई पता होना चाहिए कि वाई एक्चुअली यू नीड टू स्टार्ट योर एजेंसी। यू डोंट हैव टू आंसर मी कि आपका वाई क्या है, बट वाई इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके डिफिकल्ट डेज आएंगे एज अ एजेंसी ओनर, एज अ फ्रीलांसर आपके डिफिकल्ट डेज आते हैं। तो जब आपके पास आपका वाई रहता है ना, तो यू विल लुक इनटू दैट वाई और आपको पता होगा कि आखिर मैंने ये चीज स्टार्ट क्यों की थी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेल कि मेरा वाई क्या था, तो मेरा वाई बहुत ही सिंपल था कि दैट फ्रॉम डे वन ओनली आई वांट टू बिकम अ एजेंसी ओनर। जब मैं फ्रीलांसर भी थी तब भी मुझे एजेंसी में ही कन्वर्ट होना था। आई वाज जस्ट टेकिंग एक्सपीरियंस एज अ फ्रीलांसर। आई वाज गुड एट टीम मैनेजमेंट, आई वाज गुड एट सेल्स, आउटरीच प्रोसेस में मैं बहुत अच्छी थी एंड आई हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स एंड आई जस्ट वांट टू बी अ एजेंसी ओनर। उसमें मनी वाला फैक्टर कहीं से भी कुछ नहीं था, कोई भी चीज नहीं थी, मुझे एक एजेंसी ओनर बनना था। जो भी क्वालिटी एक एजेंसी ओनर में होती है, जो फ्रंट फुट में खेलने की जो भी स्केलेबिलिटी की क्वालिटीज होती है, वो मेरे अंदर पहले से थी, मुझे ये पता था। बट टू टेक एन एक्सपीरियंस एज अ फ्रीलांसर मैंने वो चीज स्टार्ट की थी। ओके, सो यू शुड ऑल्सो नो योर वाई, कि एक्चुअली वाई यू नीड टू स्टार्ट योर एजेंसी। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पैसों के लिए कर रहे हैं, आपको मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम करना, ये चीजें नहीं होती हैं। यू शुड जितना ज्यादा आप उस चीज को कर पाए, डीप डाउन जा पाए, उतना ज्यादा डीप डाउन करके यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन आंसर दीज
दिस क्वेश्चंस, तो वाई आपको पता होना चाहिए। सेकंड है, हाउ डू यू नो इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट एन एजेंसी। अब मुझे कब पता चला था कि मुझे एजेंसी ओनर बनना है, आपको कब पता चलेगा? आपको ये चीज़ जब आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं ना, आप सर्विसेज देने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यूट्यूब सर्विसेज के लिए क्लाइंट्स आते जा रहे थे, बट मेरे पास टाइम भी नहीं था, एंड आई केप्ट इंक्रीजिंग माई बजट ऑल्सो। मैंने अपने प्राइसिंग भी इंक्रीज कर दी थी, बट स्टिल वो लोग मेरे साथ काम करने के लिए तैयार थे, और मेरे पास और क्लाइंट्स भी आ रहे थे थ्रू माई पर्सनल ब्रांडिंग, थ्रू माई आउटरीच प्रोसेस। तो मेरे पास एक लिमिट हो गई थी कि अब इससे ज़्यादा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, या इतने क्लाइंट के साथ अब मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे एक एजेंसी ओनर बनना है। सो सेम प्रोसेस यही होती है कि जब आप एक फ्रीलांसर होते हो तो पहले आप अपनी प्राइस को इंक्रीज करते रहोगे। एक आपकी लिमिट होती है कि आप 10 घंटे ही काम कर पाओगे और 5 क्लाइंट के साथ ही काम कर पाओगे। एक लिमिट तक आपने काम कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक थंबनेल का चार्ज कर रहे हो 1,000 रुपये एज अ फ्रीलांसर, आपने अपनी प्राइस इंक्रीज कर ली 2,000 रुपये तक, और वो क्लाइंट्स तैयार हैं आपके साथ काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, 5 क्लाइंट आपके साथ तैयार हैं काम करने के लिए। उन 5 क्लाइंट्स के बाद भी अब आपके पास और क्लाइंट्स आ रहे हैं, एंड दे आर एग्रीड टू पे यू दैट प्राइस, जो भी आपने प्राइस कोट की है, बट आपके पास टाइम नहीं है। तो उस टाइम पे आप एजेंसी ओपन करते हो, जब आपके पास सफिशिएंट क्लाइंट है एंड यू डोंट हैव टाइम टू सर्व दोज क्लाइंट, तब आप एक एजेंसी ओनर बनते हो। थर्ड, शुड यू स्टार्ट एन एजेंसी विदाउट नोइंग एज अ फ्रीलांसर, विदाउट वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, येस और नो? तो आपके लिए मैं बता देती हूँ, अगर आप फ्रीलांसिंग आपने की ही नहीं है एंड आपको डायरेक्टली एजेंसी ओनर बनना है, तो देन आई थिंक आप एक बहुत गलत पाथ पे जा रहे हो। आई थिंक यू शुड स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि अगर आपने एटलीस्ट 2 साल तक एज अ फ्रीलांसर काम नहीं किया है, तो आप एज अ एजेंसी सर्व नहीं कर पाओगे। जैसा मैंने बताया कि आप क्लाइंट की नीड्स को नहीं समझ पाओगे, क्रॉस क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाओगे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, एंड आपके जो टीम मेंबर्स होंगे वो भी आपके लिए कई बार मिसगाइड कर देंगे, या आपको जो अलाइनमेंट्स है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज खोल रहे हो, आपको बेसिक अलाइनमेंट्स, कलर कॉम्बिनेशन ही नहीं पता है, तो जो भी टीम मेंबर आपको बना के देगा विदाउट चेकिंग, आपको सब चीजें अच्छी लगेंगी और आप क्लाइंट को दे दोगे। आप खुद का फीडबैक, आप खुद की चीजों को नहीं बताओगे, उनको गाइड नहीं कर पाओगे। सो इसलिए आपको एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहिए। अब फ्रीलांसर आप काम कर रहे हो तो किस लेवल पे होना चाहिए? एकदम हाई लेवल पे आपको पूरी चीजें आनी चाहिए कि फोटोशॉप के सारे टूल्स आपको आ रहे हैं, सारी चीजें आपने काम की हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है फ्रीलांसिंग में, आपको बेसिक काम किया है आपने, तो आप एजेंसी में भी तब भी कन्वर्ट हो सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एकदम हाई फाई एडिटिंग या एकदम हाई फाई थंबनेल्स बनाने ही आने चाहिए, या आपने बहुत कुछ कर रखा है तभी आप एजेंसी ओनर बन सकते हो। अगर आपको बेसिक नॉलेज है देन ऑल्सो यू कैन कन्वर्ट इनटू अ एजेंसी ओनर, तो आप एजेंसी ओनर बन सकते हैं। देन लेट्स गेट टू द मॉड्यूल नंबर 2, दैट इज चूजिंग द राइट सर्विस फॉर योर एजेंसी। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि दिस इज द सर्विस दैट आई वांट टू गिव टू माय क्लाइंट्स, कि मेरी ये सर्विस, मैं अपनी जो एजेंसी बिल्ड करने वाला हूँ वो मैं इसी सर्विस पे बिल्ड करने वाला हूँ। तो मैंने कैसे ये चीज डिसाइड की थी, मैं अपनी स्टोरी बता देती हूँ। सो मेरा पहले से ही यूट्यूब चैनल था और मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती थी, तो मैं खुद की एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, ये सारी चीजें मैं खुद की ही करती थी। अब मैंने यूट्यूब की एल्गोरिथम को समझा, यूट्यूब के बारे में समझा। उसके पहले मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की तरह भी एज अ काम किया, सोलो वीडियो एडिटर की तरह भी एज अ काम किया, बट मुझे समझ में आया कि मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यूट्यूब की सर्विसेज देने में ही आ रहा है, या यूट्यूब के बारे में बात करने में, उसके क्रॉस क्वेश्चंस को डील करने में ही आ रहा है। सो दिस इज व्हेन, जब आपको अपना इंटरेस्ट आप जब वो काम कर रहे होते हो, आपको कोई बर्नआउट नहीं हो रहा होता है, आप फेल हो रहे होते हो बट स्टिल आप वो काम कर रहे होते हो, तब आप डिसाइड करते हो कि ये सर्विस में मुझे मजा आ रहा है और मैं ये ही सर्विस अपनी क्लाइंट्स को दूंगा। सो फर्स्ट है, व्हाट आर द सर्विस दैट यू कैन ऑफर। पहले हम इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये कंटेंट आप दे सकते हो, इसकी सर्विसेज बना सकते हो। एआई की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, डिजाइनिंग की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, थंबनेल डिजाइनिंग की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, ऑल एंड ऑल आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। वी विल ओनली चूज वन सर्विस। अब ऐसा है, अब मैं चाहूं तो मैं एआई की भी दे लेती हूँ। काफी लोग बोलते हैं कि हमें कौन सी सर्विस देनी चाहिए, काफी ज्यादा एआई की सर्विसेज भी हैं, तो हम एआई की भी दे लें क्या, हम शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म की भी दे लें क्या, हम ग्राफिक डिजाइनिंग की भी दे दें क्या, हम ऐसी मल्टीपल सर्विसेज दे सकते हैं क्या? तो नहीं, आप सिर्फ एक ही सर्विस प्रोवाइड करोगे और एक ही प्लेटफॉर्म के लिए ही आप काम करोगे। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक बिफोर कन्वर्टिंग इनटू अ एजेंसी ओनर। आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि मुझे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का बनाना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ही अपने क्लाइंट को हेल्प करूंगा, लिंक्डइन पे शॉर्ट फॉर्म चल रहा है तो लिंक्डइन पे करूंगा या नहीं करूंगा, या यूट्यूब के शॉर्ट्स करके दूंगा। तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो आप मल्टीपल सर्विस नहीं दोगे, एक ही सर्विस दोगे, एक ही प्लेटफॉर्म के लिए सर्विस दोगे, एंड उसमें ही आप अपनी मास्टरी करोगे। सेकंड, मेक श्योर द सर्विस दैट यू आर चूजिंग यू हैव ग्रोन और हैव एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बताया कि मैं यूट्यूब की सर्विस देती हूँ, अगर कोई हमसे बोलता है कि आप इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स एडिट कर दो, हम कर देते हैं, बट वी डोंट प्रॉमिस कि हम आपके इंस्टाग्राम के शॉर्ट की इतनी रीच लेके आ जाएंगे। हम जो क्लाइंट क्लोज करते हैं वो यूट्यूब के शॉर्ट्स के लिए और यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्म के लिए करते हैं।
और मेनली हम यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्म के लिए हमेशा पिच करते हैं, थंबनेल के लिए पिच करते हैं। तो हमने अपना प्लेटफॉर्म और अपनी सर्विस बहुत ही स्पेसिफिक करके रखी है। सिमिलरली आपको अपनी सर्विस बहुत स्पेसिफिक करके रखनी पड़ेगी कि आखिर आप क्या सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो। तो और सेकंड चीज़ ये है कि मैं जब ये काम कर रही थी, जैसे मैंने बताया, जब मैं एजेंसी से पहले जब मैं फ्रीलांसर की तरह काम कर रही थी, उस टाइम पे भी मेरा यूट्यूब चैनल था। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल को उस टाइम तक भी 10K तक हिट करा दिया था। तो उधर पे आप जिस भी चीज़ के बारे में सर्विसेज दे रहे हो, एटलीस्ट आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने कुछ क्लाइंट्स को हेल्प करके रखा हो उस नंबर को हिट करने के लिए, या आपने खुद का इंस्टाग्राम को उतना ग्रो करके रखा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम की सर्विसेज देने वाले हो एज अ एजेंसी ओनर, जहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म में उनकी हेल्प करोगे एंड यू विल ग्रो, हेल्प देम टू ग्रो, या उनका बिजनेस में आप सेल्स लेके आओगे। सो मेक श्योर कि आपने अपने खुद का इंस्टाग्राम इतना ग्रो करके रखा हो, आपको इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम के बारे में पता हो। सिमिलरली जब मैं ये पिच करती थी तो मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी मैंने ग्रो करके रखा था, एंड आई यूज्ड टू टेल देम कि ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है और ये मैं कंसल्टेशन कॉल भी दे देती हूँ, तो आई मोनेटाइज माई कॉन्टेंट थ्रू यूट्यूब। तो आपको वो पता होना चाहिए। सिमिलरली श्रुति और मैंने ये जो कलेक्टिवली सर्विसेज दी हैं, तो श्रुति ने भी अपना यूट्यूब को ग्रो किया है, तो हमें वो बेसिक्स एल्गोरिथम पता है, उन चीज़ों के बारे में पता है। सो या तो आपने खुद का ग्रो करके रखा है, या आप अपने क्लाइंट्स का ग्रो करा के रखा है, जिसकी केस स्टडीज आपके पास हैं। सेकंड ये टिप है कि व्हेन यू विल वर्क एज अ फ्रीलांसर, यू विल कलेक्ट टेस्टिमोनियल एंड विल वर्क अराउंड दैट सर्विस। सो फॉर एग्जांपल, जब हम लोग ने डिसाइड किया कि हमें वीडियो एडिटिंग एजेंसी खोलनी है स्पेसिफिकली लॉन्ग फॉर्म के लिए, यूट्यूब के लिए, तो हम पहले से ही क्लियर थे। हम दोनों जब साथ में आए, मैं और अब मेरी को फाउंडर, हम पहले से ही क्लियर थे कि हमें यही सर्विसेज देनी है। हमने एज अ फ्रीलांसर भी यूट्यूब वीडियोज के ऊपर काम कर लिया था, मैं तो ये सर्विसेज देती ही थी। सो दैट्स वाई, तो मेरे पास टेस्टिमोनियल्स भी थे यूट्यूब के अराउंड। मैंने खुद का यूट्यूब भी ग्रो करके रखा था, तो वो मेरे पास टेस्टिमोनियल्स थे। सिमिलरली जब आप फ्रीलांसिंग जर्नी में हो गए, तो स्टार्टिंग में तो आपको शायद नहीं पता होगा कि मुझे किस चीज़ में अपना करियर बनाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग में बनाना है या वीडियो एडिटिंग में बनाना है, जैसे मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था। तो जो आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी होती है ना, उसमें उसके बीच में ही आप आइडेंटिफाई करते हो कि मुझे इसी चीज़ में अंदर जाना है और इसी में मैं आगे सर्विसेज दूंगा। तो जो जर्नी होती है उसमें आप फिगर आउट कर लेते हो अपनी सर्विसेज एंड अपनी स्ट्रेंथ भी उस पूरे फेस में आप फिगर आउट कर लेते हो। तो जब आप एजेंसी में कन्वर्ट हो गए, तो उसके पहले ही आप वो सर्विसेज दे के रखे होंगे आपने, या उसके अराउंड आपके टेस्टिमोनियल्स आपके पास ही होंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने पहले यूट्यूब के टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करके रखे थे, या मेरे पास खुद के पहले यूट्यूब के चैनल्स के मैंने ग्रो करके रखा था खुद का यूट्यूब का चैनल, तो पहले ही वो सर्विस आप दे के रखते हो या ग्रो करके रखते हो, तो उसका एक्सपीरियंस आपको पहले होता है और उसके कुछ टेस्टिमोनियल्स भी आपके पास पहले से ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल सर्विसेज फॉर एन एजेंसी इन 2025? क्या क्या प्रॉफिटेबल सर्विस है, क्या क्या आप दे सकते हो? सो जो भी मैंने इधर पे लिस्ट डाउन करी, ये ब्रॉडर नीच होती हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, टेक्स्ट हो गया, जैसे लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग हो गया है, आपको ट्विटर पे लिखना है, आपको न्यूज़लेटर के लिए किसी के लिए लिखना है, या न्यूज़लेटर में आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है, क्या करना है, आप पहले ही इतना स्पेसिफिक होके रखते हो। अब ये जो लिस्ट डाउन करी है मैंने सर्विसेज, ये तो ब्रॉडर करके रखी, वीडियो एडिटिंग हो गया, टेक्स्ट हो गया, AI हो गया, डिज़ाइन हो गया। अब मुझे लगता है कि राइट नाउ जो 4-5 ट्रेंडिंग है वो वीडियो एडिटिंग है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग इज वीडियो इज़ अ फ्यूचर। तो हर एक चीज़ में आपको वीडियो लगेगी ही। आप देख रहे हो यूट्यूब पे भी वीडियोस लोग बनाते हैं, लिंक्डइन पे भी ये फीचर आ गया है, इंस्टाग्राम पे तो ये फीचर है ही। AI के अराउंड, AI ऑटोमेशन के अराउंड बनाना, सर्विसेज देना आर ऑल्सो ट्रेंडिंग राइट नाउ। काफ़ी लोग AI का यूज़ कर रहे हैं। एंड वॉट एक्चुअली आई फील, ये दो तो मैंने बता ही दी। मुझे ये लगता है कि जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है, आप डेफिनेटली उससे पैसा बना लेते हो विदाउट स्ट्रगलिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग में ज़्यादा पैसा होगा और मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता है उस चीज़ को करने में, लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग करने में, या स्टोरीज को लिखने में, तो मैं कभी उसमें पैसा नहीं बना पाऊंगी। तो जो प्रॉफिटेबल नीश मैंने बता दी है, एंड ऑल्सो आपका इंटरेस्ट जिसमें होता है आप उसमें पैसे बना लेते हो। थर्ड क्वेश्चन है, शुड यू फोकस ऑन वन सर्विस और मल्टीपल सर्विस? तो एज आई टोल्ड यू, आप मल्टीपल सर्विस पे कभी फोकस नहीं करोगे कि एज अ एजेंसी ओनर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रही हूँ, वीडियो एडिटिंग में शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म भी कर रही हूँ, मैं लिंक्डइन पे लोगों को ग्रो करने में हेल्प कर रही हूँ। नहीं, स्पेसिफिक आपको बहुत नीच डाउन होना पड़ेगा रिलेटेड टू योर सर्विसेज एंड योर वर्क। देन फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिसाइड इफ दैट सर्विस इज मेड फॉर यू और नॉट? आई मीन यू लव इट और नॉट। आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि अगर मैं ये सर्विस दे रहा हूँ एज अ एजेंसी ओनर, तो मुझे ये सर्विसेज देनी है या नहीं देनी है, मुझे इसमें काम करने मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसका आंसर आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी में ही होगा। जब एज अ फ्रीलांसर आप काम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओके, मुझे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे वीडियो एडिटिंग करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो मैं उस चीज़ पे ही अपनी सर्विसेज आगे दूंगी जिसमें मुझे मज़ा आता है। तो वो फ्रीलांसिंग जर्नी में ही आप फिगर आउट ये चीज़ें कर लेते हो। सो नाउ द गेस्ट लेक्चर होगा।
गेस्ट अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे जो आपको और हेल्प करेगा टू नो अबाउट दिस। सो फर्स्ट है व्हाट आर द सर्विस दैट यू कैन ऑफर। पहले हम इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं जो कि जिसका आपको कोई आइडिया ही नहीं है, एटलीस्ट मुझे जो पता है, क्योंकि मैं कंटेंट स्पेस से बिलोंग करता हूँ तो उसकी ज़्यादा होंगी। तो वो आप एडिटिंग की सर्विसेज दे सकते हो, आप डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे सकते हो, आप सोशल हैंडल्स के मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हो। एक सर्विस जो कि मुझे लगता है अभी बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप है, बट नथिंग रॉन्ग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली क्लाइंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। इसकी कोई क्लाइंट जो कि अपने यूट्यूब वीडियो पे काम करता है, आप उसको रीच आउट करोगे ये बोल के कि मैं आपके इस एक यूट्यूब वीडियो को पूरी तरीके से चर्न आउट करूंगा, यूटिलाइज करूंगा। तो मैं उसके इस वीडियो के कंटेंट के बेसिस पे एक लिंक्डइन पोस्ट लिखूंगा, ट्विटर थ्रेड लिखूंगा आपके लिए, एक इंस्टाग्राम की रील बनाऊंगा, यूट्यूब का शॉर्ट इससे ही निकाल के बनाऊंगा। तो आपको कोई एडिशनल फाइट नहीं मारनी है, मैं वो सारा एफर्ट करूंगा और हम आपके उस एक पीस ऑफ कंटेंट को सारे सोशल हैंडल्स पे यूटिलाइज करेंगे। तो वो एक अपनी नीश हो सकती है। आप जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हो, कंटेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हो, प्रोडक्शन की सर्विसेज दे सकते हो। पोस्ट प्रोडक्शन तो एडिटिंग ही हो गया, एंड ये सारी कंटेंट स्पेस से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, शायद वो उनके बिजनेस को ग्रो करने के कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं, शायद वो ट्रांसलेशन की सर्विसेज देते हैं, शायद वो ऑपरेशंस की सर्विसेज देते हैं, और शायद वो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वैसा उसका एक छोटा रूप समझ लो, तो वर्चुअल असिस्टेंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ कि आप किसके साथ काम कर रहे हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या स्किल सेट है, आपने खुद किस किस डोमेन में क्या क्या काम किया हुआ है, एंड उसके बेसिस पे आपने उसका स्टेपिंग स्टोन बनाओगे कि अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे, जो मैं अकेले वो काम करता हूँ, अब मुझे एक टीम को साथ काम करना है, ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्व करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एक्सपीरियंस है एडिटिंग का बट आप सर्विसेज दे रहे हो बिजनेस कंसल्टिंग, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल सर्विसेज फॉर एन एजेंसी इन 2025। क्या क्या प्रॉफिटेबल सर्विस है, क्या क्या आप दे सकते हो? अगेन प्रॉफिटेबल तो नहीं होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जो कि आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन करती है। बट मुझे पर्सनली जो पसंद है बहुत ज़्यादा, एंड एटलीस्ट मुझे लगता है कि अगर मैं एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी ना चला रहा होता तो मैं ये वाला काम करता। इसकी जो मैंने बताया, किसी कंटेंट पीस को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना हर एक सोशल प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने उस वीडियो की स्क्रिप्ट ली, चैट जीपीटी पे गए, आपने बोला कि इसके लिए एक ट्विटर थ्रेड लिख दो, बिकॉज जीपीटी को नहीं पता है कि ट्विटर पे किस तरीके का कंटेंट चलेगा। वो ट्विटर का फॉर्मेट दे देगा बट वो ट्विटर के हिसाब से, लाइक उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं होगा। वो आपको पता है, वो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सारे प्लेटफॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस प्लेटफॉर्म के क्या वायरलिटी फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पे वो प्लेटफॉर्म रिवॉर्ड करता है, ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़ाता है। तो प्लेटफॉर्म्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंटेंट की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंटेंट में भी किस तरीके के कंटेंट पे आप या किस तरीके के क्रिएटर्स के साथ वर्क करना चाहते हो, उसकी सारी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि मेरे पास है। तो अगर मैं एक एडिटिंग एजेंसी ना चला रहा होता तो मैं एक कंटेंट मैनेजमेंट की एजेंसी चलाता। थर्ड क्वेश्चन है शुड यू फोकस ऑन वन सर्विस और मल्टीपल सर्विस? मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग में ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अपने आप को पोजीशन करना होगा किसी एक डोमेन में एज ए ऑथोरिटेटिव फिगर, जिससे कि क्लाइंट अगर आपके पास आया है और आपने एडिटिंग के सर्विसेज देते हो इन जनरल, तो एज अ एक्सटेंशन आप ये बोल सकते हो कि मैं ग्राफिक आपके, क्योंकि आप एडिटिंग की सर्विसेज ले ही रहे हो, आपको ग्राफिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, या आपको पूरे जो भी चीज़ आप एडिट करवाओगे और वो जो पूरा कंटेंट होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वी हैव द टीम मेंबर हु कैन टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। बट ये सारी चीज़ें एज एक्सटेंशन आनी चाहिए, नॉट एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर करेंट वर्क, बिकॉज आई थिंक कि मार्केट में एंट्री करने के लिए एक डोमेन में, अगेन जैसा बोला, आपको ऑथोरिटेटिव फिगर बनना होगा, ताकि लोगों को पता हो कि पीयूष के पास जाएंगे तो उनकी एडिटिंग रिक्वायरमेंट सॉर्ट हो जाएंगी, या लोगों को पता हो कि आंचल के पास जाएंगे तो उनकी कंटेंट रिक्वायरमेंट सॉर्ट हो जाएंगी। एंड देन एज अ एक्सटेंशन आप, क्योंकि आप उसी स्पेस में हो, आपके नॉलेज में वो लोग रहेंगे, एंड क्लाइंट की भी उससे हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उसको दूसरा डिज़ाइनर या दूसरा कोई डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए नहीं ढूंढना पड़ेगा, आप ही वो सारी चीज़ें टेक केयर कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप एज एक्सटेंशन सर्विसेज क्लाइंट को पूछ सकते हो। बट इट शुडेंट बी द केस कि क्योंकि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक बंदा है ही, तो आपने किसी क्लाइंट को केवल डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज दे दी, एडिटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप किसी भी एक चीज़ में ऑथोरिटी नहीं बना पाओगे। और ऑथोरिटी बनाने का मेन फ़ायदा ये होता है, जैसे अगर आपने एडिटिंग स्पेस में ऑथोरिटी बनाई, तो अब जिनको एडिटिंग की रिक्वायरमेंट होगी वो आपके पास आएंगे। बट अगर आपने एडिटिंग, डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ों में, तो किसी भी एक चीज़ में आपकी ऑथोरिटी नहीं बनी, और जितनी ज़्यादा आपकी ऑथोरिटी ऊपर बढ़ती जाएगी
उतने ज़्यादा क्लाइंट्स का इनफ्लो आपके पास बढ़ता जाएगा। बट अगर किसी आप सर्विसेज सारी दे रहे हो बट किसी में भी क्योंकि आपने ठीक तरीके से फोकस किसी एक में नहीं किया हुआ है, तो थोड़े थोड़े क्लाइंट सारे सबकी चीज़ों के आ जाएंगे। बट एक डोमेन आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो कि आपका मेजर सोर्स ऑफ क्लाइंट्स इनफ्लो होना चाहिए। दिस इज पर्सनली आई थिंक, एंड इसके बिहाफ पे आई वुड से कि वो ज़रूरी है, एंड बाकी रिलेटेड सर्विसेज आप एज एक्सटेंशन ऑफ। Then fourth question है, how can you decide if that service is made for you or not? I mean you love it or not? आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि अगर मैं ये सर्विस दे रहा हूँ एज ए एजेंसी ओनर तो मुझे ये सर्विसेज देनी है या नहीं देनी है, मुझे इसमें काम करने मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन टू आस्क, क्योंकि अगर आप एक फ्रीलांसर हैं देन इट वुड बी ऑब्वियस फॉर यू कि आपको आगे एजेंसी में क्या सर्विसेज देनी है। बट इफ़ द क्वेश्चन इज़ कि क्या एक्सटेंशन में सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि आप जिस डोमेन में फ्रीलांस कर रहे हैं उसके नेटवर्क के साथ वाकिफ़ होंगे, आपको पता होगा कि सेम डोमेन में क्लाइंट्स को और क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप क्लाइंट्स के साथ काम करोगे तो आपको पता होगा। जैसे अगर कोई कोर्सेज पे वर्क करता है तो इन जनरल उसको पता है, और दिस इज ऑल्सो मैटर ऑफ डिस्कवरी, बट उसको अल्टीमेटली पता लग जाएगा कि क्लाइंट अगर अपने कोर्सेज की एडिटिंग करवा रहा है तो ज़रूर वो अपने एड्स भी चलाता होगा, किसी स्पेसिफिक तरीके से अपने कोर्सेज को मार्केट भी करता होगा, तो शायद उसको एक डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत होगी, या शायद उसको वो ग्राफिक डिज़ाइनर की भी ज़रूरत होगी क्योंकि वो ग्राफिक्स बनाएंगे जिसमें सेल्स ग्राफिक्स जो होते हैं। तो हाँ, जब आप एज अ फ्रीलांसर वर्क करोगे तो आपको ये सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा कि इससे रिलेटेड सर्विसेज कौन सी होने वाली हैं, एंड देन वो आप ऑफर कर सकते हो। बट अगेन जो मेन सर्विस आप ऑफर करोगे वो जिसमें आपका एक्सपीरियंस है। सो नेक्स्ट मॉड्यूल इज असेंशियल स्किल्स फॉर एन एजेंसी ओनर दैट यू शुड डेवलप। ये जो स्किल्स मैं बता रही हूँ ये सारी सॉफ्ट स्किल्स के अंडर आती हैं, हार्ड स्किल्स के अंदर नहीं आती हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ मैं हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, जो मैंने फ्रीलांसिंग की जर्नी में डिस्कवर किया था। सो हार्ड स्किल्स वो होती हैं जहाँ पे आप उनको बेचते हो कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं वीडियो एडिटर हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो ये आपकी हार्ड स्किल हो गई जो आप करते हो। सॉफ्ट स्किल्स वो आती हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन हो गया, जहाँ पे आप इसको हेल्प करते हो बेचने के लिए। तो अगर मैं एक थंबनेल डिजाइनर या ग्राफिक डिजाइनर हूँ या एक मैं वीडियो एडिटर हूँ, आई कैन नॉट मेक मनी, आई कैन ओनली मेक मनी जब मेरी सॉफ्ट स्किल्स भी उतनी ही अच्छी होंगी। सो आफ्टर अ पॉइंट आपका जो पैसा बनता है वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स से बनता है रेदर देन योर हार्ड स्किल्स। तो 100% जो आपका पैसा बन रहा होता है उसमें से एक पॉइंट के बाद कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी सॉफ्ट स्किल्स का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू योर हार्ड स्किल्स। आपने काफ़ी देखा होगा मार्केट में कि काफ़ी अच्छे वीडियो एडिटर हैं, काफ़ी अच्छे थंबनेल डिजाइनर हैं, बट वो उतना अच्छा पैसा नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी चीज़ों को बेचना या कम्युनिकेट नहीं करना आता है। तो एक पॉइंट के बाद जब आपकी हार्ड स्किल्स अच्छी हो जाती हैं तो आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना पड़ता है, एंड दैट्स वेयर आप रियल मनी बना पाते हो एज अ एजेंसी ओनर, एज अ फ्रीलांसर। हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ काम करने में भी आपको ये सॉफ्ट स्किल्स आनी ही चाहिए। सो पहली चीज़ है, व्हाट आर द मस्ट हैव स्किल्स फॉर टू रन एन एजेंसी। क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स हैं ऐसी, या क्या क्या स्किल्स हैं जो एज अ एजेंसी ओनर आपको आनी ही चाहिए, इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे एज अ एजेंसी ओनर। तो पहले तो आउटरीच हो गया, तो आउटरीच में क्लाइंट्स को ईमेल्स लिखना हो गया, या फाइवर पे क्रिएट कर लिया आपने अपनी गिग वगैरह, तो उसमें सेल्स भी आ गया जहाँ पे कॉल्स पे जाना हो गया, क्लोज करना आ गया, ठीक है। देन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मेरी कॉल बुक की है एंड दे आर आस्किंग मी कि अच्छा अंचल आप ये चैनल को कैसे हेल्प करोगे ग्रो कराने के लिए, मेरा इस टाइप का कंटेंट है, तो या तो मैं उनको बताऊंगी कि आपका कंटेंट है तो मैं उसको बताऊंगी कि अच्छा आपकी जो एडिटिंग है उसमें मैं स्टार्टिंग में ज़्यादा एडिटिंग करूंगी, तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी उसकी, जो भी वो प्रॉब्लम दे रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट मेरे पास मीटिंग में आया और उसने बोला कि अंचल मेरे पास ऑलरेडी एक एडिटर है जो अच्छी एडिटिंग करता है, बट मेरे पास दिक्कत ये आ रही है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब वो बहुत डिलीवरी में लेट कर देता है एंड ही इज़ नॉट गुड इन कम्युनिकेटिंग एंड गिविंग एन अपडेट। तो इधर पे मैं प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गई, मैं सॉल्यूशन दूंगी कि ओके आपको कितने टाइम में वीडियो चाहिए है, उसको मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट करूंगी और हर वक्त मैं उसको एक टाइम के बाद, एक पॉइंट के बाद अपडेट्स दूंगी। तो मुझे प्रॉब्लम पता चल गई, मैं सॉल्यूशन दूंगी। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट आया, उसने बोला मेरा 50,000 का चैनल है बट स्टिल आई कैन नॉट मेक मनी आउट ऑफ इट, तो मैं उसको बताऊंगी मैं अपने कॉन्टेंट से पैसा बनाती हूँ, मैं उसको शेयर करूंगी कि मैं वेबिनार्स रन करती रहती हूँ, मेरी कंसल्टेशन कॉल होती है एंड दिस इज व्हाट फनल दैट आई यूज। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए आपके लिए कि आपको उनका जो भी प्रॉब्लम है उसका आप सॉल्यूशन दे पाएं। कम्युनिकेट अच्छे से करना आना चाहिए आपको। अगर कोई डाउट आ रहा है, अगर आपको कुछ पूछना है, यू शुड नो कि आखिर क्रॉस क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। ये सारी चीजें आपको कम्युनिकेशन में ही आती हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी आपको आनी चाहिए, चीज़ों को समझ में आना चाहिए, सामने वाले की साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी आपको आनी चाहिए। एट दी सेम टाइम प्लेटफॉर्म की एल्गोरिथम आपको समझना चाहिए। अगर मैं किसी भी सर्विसेज दे रही हूँ, लिंक्डइन घोस्ट राइटर हूँ, तो मुझे एटलीस्ट एल्गोरिथम पता होना चाहिए। आज के टाइम पे सिर्फ लिखना या एक वीडियो को एडिट करना इज नॉट सफिशिएंट, आपको उस प्लेटफॉर्म की एल्गोरिथम के बारे में भी पता
होना चाहिए कि यूट्यूब की एल्गोरिदम ऐसे काम करती है, वो किन वीडियोस को आगे पुश करती है, किन वीडियोस को पुश नहीं करती है, कैसे मैं किसी भी वीडियो का एवीडी बढ़ा सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म के बारे में आना चाहिए जिस चीज़ की भी आप सर्विसेज देने वाले हो। अब क्वेश्चंस कम इन कि ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये किस कोर्स में सिखाई जाती हैं, कहाँ सिखाई जाती हैं, मैंने कहाँ से सीखी हैं। सो बेसिकली ये जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं ये आप ओवर द टाइम जब आप इस जर्नी में होते हो, फ्रीलांसिंग जर्नी में ही जब आप होते हो, जब 1-2 साल आप काम कर रहे होते हो, जब आप क्लाइंट से सेल्स कॉल पे जा रहे होते हो, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पे क्लाइंट्स मुझे कॉल करते थे एंड मैं उनका कॉल ही पिक नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था कम्युनिकेट करने में। फिर एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे मुझे डर नहीं लगता था कम्युनिकेट करने में, आज मैं सेल्स कॉल पे आराम से चली जाती हूँ। तो ये प्रोसेस होती है जो आप एज अ फ्रीलांसर फॉलो करते हैं एंड देन यू कन्वर्ट इनटू अ एजेंसी ओनर। तो ये प्रोसेस है, ये सॉफ्ट स्किल्स आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती जाएंगी जब एज अ फ्रीलांसर आप काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज अ फ्रीलांसर आप काम कर रहे हैं, आपके सेकंड थर्ड क्लाइंट ने ही आपसे आके बोल दिया कि आपने ये चीज़ लिखी है, आपने ये वीडियो को एडिट किया बट मुझे इससे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले। अब मे बी शायद फर्स्ट टाइम में आप अपने ऊपर गलती ले लें बट व्हेन आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके जो रिजल्ट्स हैं मेरे वीडियो के वो कंप्लीटली मेरी वीडियो पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, वो थंबनेल के ऊपर भी डिपेंड करती है, वीडियो का परफॉर्मेंस वो सामने वाले के कंटेंट पे भी डिपेंड करती है। तो आप क्रॉस क्वेश्चन को फिर अच्छे से डील कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस होती है। सो यू विल लर्न दीज स्किल्स स्टेप बाय स्टेप व्हेन यू विल स्टेप इनटू द मार्केट। अगर मैं इधर बैठी बैठी सिर्फ बातें कर रही हूँ और मैं कभी भी मैंने किसी भी कॉल पे नहीं जा रही हूँ किसी फ्रीलांसर के एज अ फ्रीलांसर किसी भी क्लाइंट के साथ, या एज अ बिगनर मैं कभी भी मार्केट में ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ सोच रही हूँ, सपने देख रही हूँ, तो मैं कभी भी अपनी स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर पाऊंगी। तो जब आप मार्केट में स्टेप इन करेंगे, आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, उनका सॉल्यूशन आप खुद ही आइडेंटिफाई करेंगे। देयर इज नो शॉर्टकट इन लर्निंग दीज स्किल। कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने ये चीज़ कर ली तो आप सीख जाओगे, या आपने 4 कोर्स कर ली तो सीख जाओगे। नहीं, ये विद द प्रोसेस ही आता है। जब आप अपनी चीज़ों के ऊपर काम करते हो, यू विल डेवलप देम ऑन द वे इन योर फ्रीलांसिंग जर्नी। आप इसको डेवलप करोगे। द सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू लर्न रिक्वायर्ड स्किल इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आप कैसे इनको लर्न करोगे। तो अगेन आप जब इस प्रोसेस में होते हो तो आप खुद ही लर्न कर लेते हो। आप मार्केट में जब स्टेप आउट करते हो तो आप इन चीज़ों को लर्न कर लेते हो। मैंने कैसे लर्न की थी? सो बेसिकली मैं जिन चीज़ों से डर लगता था, जैसे मुझे अगर सेल्स कॉल पे जाने से डर लग रहा है, कम्युनिकेट करने में डर लग रहा है एज अ फ्रीलांसर, तो मैं उतना ही कम्युनिकेट करती थी। सेकंड चीज़ है, मेरा पॉडकास्ट का चैनल था और मैं नेटवर्किंग कॉल पे जाती थी। तो जब भी मैंने नेटवर्किंग कॉल पे जाती थी, जब मैं पॉडकास्ट शूट करती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मुझे सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी मुझे हेल्प करता है। मैं उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी नेटवर्किंग कॉल पे, तो वो मुझे अपनी चीज़ें सॉल्यूशन बताते थे। एंड जब मैं पॉडकास्ट भी शूट करती हूँ ना, तो उससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो गई। तो सिमिलरली अगर आप खुद का कुछ चैनल स्टार्ट करते हैं, अगर खुद नेटवर्किंग कॉल पे जाते हैं, अपने फेलो फ्रीलांसर से कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो मैंने नेटवर्किंग कॉल्स पे जाती थी, मेरे पास मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो फ्रीलांसर हैं, तो जिनको मैं कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं कॉल करके उनसे पूछती थी। वो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स या सीनियर से, तो वो मुझे अपना पर्सपेक्टिव ऐड करते थे। वो मुझे बताते थे कि इस प्रॉब्लम को तुम ऐसे सॉल्व कर सकती हो, या ये सबके साथ आता है। तो ऐसे इन स्किल्स को सीखते हैं जहाँ पे आपके पास एक कम्युनिटी होती है। आप जिन चीज़ों से डरते हैं, जो भी फियर आपको होते हैं, आप उनको फेस करते हो। तो मैंने ऐसी चीज़ों को सीखा था। और आप भी अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं हैं एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ एजेंसी ओनर, तो आप इनको ऑन द वे ऐसे डेवलप करोगे। और ये स्किल मस्ट हैव है एज अ एजेंसी ओनर। आउटरीच प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैं क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करूंगा, क्योंकि मेरे पास अब टीम है और मैं अब 50 क्लाइंट के साथ काम कर सकता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे 50 क्लाइंट को लेके आ सकता हूँ। सो दिस इज कंप्लीटली so these are the skills that will help you to become an agency owner. Okay, so let's welcome the guest and he will add his perspective about these question. Basically आपके हिसाब से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है कि अगर मुझे अपनी एजेंसी सेटअप करनी है तो ये स्किल तो मुझे पहले आनी ही चाहिए. Got it. See, like I don't have a very specific list, but yeah, there will be 3 or 4 things that I think are very essential कि इसके बिना you might start an agency but you will not go in a longer run. मतलब आप उससे sustain ही नहीं कर पाओगे. So first thing जो कि सबसे important है, and I think we all know, that is like people skills. You will be good with handling clients, okay? उनके साथ जैसे communication करना. I think communication is something specifically in India मुझे लगता है कि बहुत लोगों को वो skills develop नहीं कर पाते हैं initially. So yes, communication with clients कि अच्छा ठीक है, उन्हें updates देना, उन्हें बताना कि अच्छा this is how things work. Because कभी कभी क्या होता है, this is something that I have also felt. मतलब मैंने like I have also done hiring. तो मेरे साथ जब भी मतलब if freelancers are working or people are working, they normally don't share updates with me कि अच्छा ठीक है चल अभी इतना हुआ है, मैं सामने से पूछता अच्छा मुझे ये बताओ. और just simply
handling the questions that client is putting really well with proper pauses. आप ऐसा मतलब हड़बड़ा नहीं रहे, right? So there is proper sequence to everything, so that is important. And then second part is like when you are having an agency, आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, चलो ठीक है, client so is a separate thing. Then let's say आपकी खुद की टीम है ना, ऑपरेशंस ये सब चीज़ें मैनेज करना, देयर यू नीड ऑल्सो द पीपल स्किल्स. वाई? सी मतलब किसी से काम निकलवाना है ना, बहुत टफ टास्क है, बहुत टफ टास्क है, ठीक है आपको. एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि अच्छा आपको उसने मतलब आपने उसको काम दिया एंड वो कर देंगे. नो, यू नीड टू बी अ प्रॉपर डिप्लोमेट हेयर, ठीक है. तुम्हें उसे बताना पड़ेगा अच्छा ऐसे करना है, ये करना है, इसीलिए मुझे ये चाहिए. एंड बहुत नखरे होते हैं, राइट? आजकल तो हायरिंग के भी लाइक बहुत अलग ही अपना एक वो बन चुका है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स रियली वेल एंड बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू टेल देम अच्छा ये चीज़ ऐसे करो. सो इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, उनके फियर्स क्या है, उनको क्या करना है, उनके मतलब उन्हें क्या पसंद है करना, इफ़ यू आर नॉट like you know understanding these nuances with the team specifically you are working with, then वो एक है ना longer run में you will always end up अच्छा ठीक है वो जा रहा है, मैं किसी नए को हायर कर रहा हूँ, फिर I'm spending my time in training them, फिर वो जा रहा है. So in order to maintain a really good team you need to be very good with people. मतलब आपको उन्हें समझना, उन्हें बताना, उनकी needs को समझना, ये सब बहुत ज़्यादा important है. So overall people skills are very important. Like this is something जो इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, मतलब एजेंसी को सस्टेन करना would be very hard. Then second thing would be really good with your skills that you are offering, ठीक है. For example, I have my thumbnail design agency, so if I have like okay-ish knowledge about thumbnail design, maybe I have a team who knows it better than me, ठीक है, because I've seen a lot of people who are good with people skills, so they would just hire people जो बहुत अच्छे अपने काम से, and they will just you know be at the center कि अच्छा ठीक है वो कनेक्ट कर रहे हैं, बट वो एक मिडल क्या बोलते थे, मिडल मैन है काइंड ऑफ. सो ठीक है वो चीज़ें कभी कभी वर्क करती है, बट आई थिंक एज एन एजेंसी ओनर इफ़ यू नो द सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग रियली वेल, वो आपको बहुत हेल्प करेगा. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल किसी क्लाइंट ने मेरे को इंस्टेंटली पूछा, फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑन कॉल विद दैम, उन्होंने मुझे इंस्टेंटली पूछा अच्छा आंचल इसमें ये चीज़ ऐसे हो रही है, तुम्हें पता है क्या चीज़ कैसे करते हैं. सो इफ यू आर हैविंग नो आइडिया, मतलब क्या होता है बेसिकली आई हैव सीन कि अच्छा पीपल विल टेक देयर टीम मेंबर एज वेल उस टीम मीटिंग में, ठीक है वो आंसर कर रहे हैं उसको, बट वो कहीं ना कहीं है ना दैट कॉन्फिडेंस इज लोअर देयर कि अच्छा ठीक है अगर तुम्हारी टीम मेंबर ही वो चीज़ कर रहा है देन व्हाई आई एम वर्किंग विद यू. वो एक कहीं ना कहीं थॉट आता है, मे बी दे आर नॉट टेलिंग यू, बट वो चीज़ हमेशा होगी. और दूसरी चीज़ मे बी इंस्टेंटली योर टीम मेंबर इज नॉट अवेलेबल, देन यू विल हैव टू आंसर दैट. सो या दीज आर स्मॉल थिंग्स. अगर आपको अपना काम अच्छे से आता है ना, यू विल बी हैविंग अ सॉलिड ब्रांड, राइट? तुम्हारा ब्रांड अपने आप बोलेगा इफ़ यू नो योर वर्क. सो हाँ, इफ any service that you are providing, make sure you know the best about it. That is a very valid point here. Then third thing is, which honestly I'm an agency owner and I struggle with a lot, is multitasking. तो क्या होता है ना व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर, ठीक है कभी कभी ये होता है अच्छा ठीक है 2-3 ठीक है तब तक तो सिर्फ 2-3 क्लाइंट्स की बात होती है, यू जस्ट हैंडल देम. बट व्हेन यू आर हैविंग एन एजेंसी नाउ यू विल हैव लाइक और भी बहुत सारे लोग, तुम्हारी खुद की टीम है, तुम्हें इनवॉइसेज ये सब, चलो ठीक है दैट इज ऑल्सो विद फ्रीलांसर्स, बट ठीक है मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट द टीम, द क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग. एंड द स्केल इज ऑल्सो हाई. मतलब पहले अगर तुम 2-3 बंदों के साथ वर्क कर रहे थे, 2-3 क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहे थे, नाउ यू आर वर्किंग विद लेट्स से 10 क्लाइंट्स. Here multitasking is very important. Sometimes even I get frustrated भाई, मतलब इधर से someone is asking me this, someone is asking me this, इधर से मीटिंग है, इधर से ये है. Oh man, मतलब if you are not good with it, वो भी एक बहुत बड़ा chaos होगा तुम्हारे लिए इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट रियली वेल. हमें लगता है कि लाइक अ लॉट ऑफ पीपल से कि अच्छा ठीक है ऑटोमेट कर दो अपनी एजेंसी को, ये हो जाएगा. ओ इट इज़ नॉट लाइक दैट, ओके. मतलब वो ठीक है एक आधी निश होगी जो कर जाएगी, बट इन द लॉन्गर रन यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट. यू विल हैव टू हैंडल एवरीथिंग रियली वेल, यू विल हैव टू बी प्रेजेंट. सो हाँ मल्टीटास्किंग में मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं है मतलब कि आपको ऐसा आ जाएगी एकदम से आ जाएगी. देयर आर पीपल हु आर गुड विद इट, बट आपको लाइक आई एम नॉट रियली गुड विद इट. मैंने सीखा है, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इट स्लोली एंड आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड हायरिंग पीपल जो मेरी शायद इन छोटी छोटी चीज़ों को भी यू नो कवर कर पाए. सो हाँ मल्टीटास्किंग समथिंग यू विल हैव टू गेट बेटर एट. Yes, I think this is last point that I would strongly mention is having clarity and proper vision about everything that you are doing. So अगर तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है, यू आर लाइक अच्छा ठीक है चल रहा है, बट एक दिन बैठ के अगर आप नहीं सोच रहे अच्छा मुझे अपनी एजेंसी को या अपने बिजनेस को कहाँ लेके जाना है, लाइक व्हाट आर द काइंड ऑफ पीपल दैट आई वांट टू वर्क विद, अगर आपकी ये क्लैरिटी नहीं है ना सॉलिड, यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट. मतलब फॉर एग्जाम्पल लाइक आई हैव अगर हम इसको डिवाइड भी करें, फॉर एग्जाम्पल द पीपल दैट यू वांट टू वर्क विद, okay, then the people that you want to hire
and the strong vision, the skill set or the services that you are going to provide, and what kind of work you want to do. Okay, so these are the 4 basic areas that I always keep pondering upon कि मुझे क्या करना है इनमें. So for example clients के साथ तो अच्छा ठीक है, I want to work with clients who pay me really well. I don't want to work with small YouTubers, let's say. Now उसका एक रीजन ये भी है कि अच्छा ठीक है यार, even I have bills to pay, so I cannot just, I have a proper persona कि okay this is the clarity कि okay मुझे इन्हीं के साथ वर्क करना है. अच्छा ये इनका इनकम ब्रैकेट होना चाहिए, लेट्स से स्पॉन्सर्स एटलीस्ट उनके हो, द निश दैट आई वांट टू वर्क इन. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई वुड नॉट लाइक टू वर्क इन नॉर्मल एजुकेशन निश, मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज या टेक में वर्क करना है. सो दैट इज क्लैरिटी, राइट. सो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट तो मे बी यू विल हायर समवन, मतलब आप किसी क्लाइंट के साथ वर्क कर लोगे एंड नाउ यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट कि अच्छा मेरे को समझ नहीं आ रहा ये निश फॉर एग्जाम्पल, या फिर अच्छा ठीक है आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग बट इट इज़ बोरिंग. तो आप फिर एंड आप जब इतने बड़े स्केल पे होते हैं ना, एंड अगर आप उस टाइम जाके यू हैव हायर, मतलब यू आर वर्किंग विद देम एंड 1 महीने बाद यू आर सेइंग कि अच्छा यार आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू वर्क, वो एक है ना कहीं आपकी ब्रांड बिल्डिंग में बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है. सो इनिशियली बिफोर हायरिंग, मतलब बिफोर वर्किंग विद समवन, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें क्लैरिटी हो कि तुम्हें किनके साथ वर्क करना है. सेकेंड इज द हायरिंग पार्ट. Here also you need to be very 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 clear about the thing कि तुम्हें किनके साथ वर्क करना है, तुम्हारे साथ जो तुम्हारी टीम है उसका कल्चर कैसा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई हैव द स्ट्रॉन्ग कल्चर, आई वॉन्ट टू डू द बेस्ट वर्क. अब उसके लिए आई जस्ट डोंट नीड एनी एक्सक्यूजेस. उसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, कहीं से भी कुछ भी निकालना पड़े, तुम्हें करना है. मुझे वो एक पर्टिकुलर आई हैव दिस बेंचमार्क कि मुझे वो काम चाहिए, मतलब चाहिए. एंड अगर तुम्हें इधर से जाओ, तुम कुछ मर्जी करो, कुछ मर्जी जुगाड़ लगाओ, आई वॉन्ट दिस, मतलब आई वॉन्ट दिस. तो माई टीम नोज कि अच्छा ठीक है बेस्ट वर्क है, ये है, एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, राइट. देन सेकेंड थिंग इज कि अच्छा ठीक है आई नीड, आई एम वेरी 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 पर्टिकुलर अबाउट अपडेट. सो आई जस्ट वॉन्ट कि अगर मेरे साथ कोई वर्क कर रहा है, आई नीड अपडेट्स. आई जस्ट वॉन्ट, आई शुड नॉट बी टेलिंग दम अच्छा अच्छा क्या हुआ अभी, कैसा चल रहा है. दे शुड बी टेलिंग मी आंचल आई हैव दिस प्रॉब्लम हियर, इट माइट टेक लॉन्गर देन व्हाट आई टोल्ड यू. तो या दिस इज वेरी सिंपल. सो आई जस्ट नीड माई टीम टू बी वेरी इफेक्टिव इन कम्युनिकेशंस. सो हाँ, दीज आर द थिंग्स. आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू वर्क बेटर. अदरवाइज आप खुद के ऑस में हो तो हाउ कैन यू हैंडल an agency at a large scale. So yes, these are the 4-5 things that I think are very crucial. ओके तो अगर मुझे ये स्किल सीखनी है, जैसे यू सेड के मल्टीटास्किंग इज समथिंग जो आपको नहीं आती थी, आपने सीखी है, तो हाउ डिड यू लर्न दीज स्किल? क्योंकि ये इसका कोई कोर्स भी नहीं होता है, आपको इसका कोई एकेडमिक्स में भी नहीं सिखाया जाता, तो मुझे सीखना कहाँ से? Yeah, I think experience is one thing because as you told, ठीक है, इसका कोई कोर्स नहीं मिलेगा, आपको धीरे धीरे ही सीखना पड़ेगा. So and मतलब there are a few things that you can definitely search on YouTube. ठीक है, for example multitasking, how to be good at it. So you will just scroll YouTube. अभी तो ChatGPT है, you can be very specific about it and you can just tell them अच्छा ये मेरी प्रॉब्लम है, just let me know कि कैसे हम बेटर कर सकते हैं इसको. So हाँ, these are a few things that you can. But हाँ, दूसरी चीज़ है यार, you really need to understand yourself well. ठीक है, अगर मुझे पता है अच्छा ठीक है I am good with multitasking but maybe not more than 3 tasks at one time. So अब मुझे मेरे को पता है कि अच्छा ठीक है अगर मेरा दिन में for example I am handling my creative business, right, the content that I am putting out, और then there is this client work. Okay, so ये 2 मेरे tangents है, तो I need to make sure कि अच्छा मैं दिन में सिर्फ 2 टास्क इनसे रिलेटेड कर रही हूँ एंड 1 टास्क इज नॉर्मल ऑपरेशनल टास्क. सो नाउ आई हैव दिस क्लैरिटी. अदरवाइज अर्लियर इट वाज लाइक अच्छा ठीक है यार सब कुछ कर रही हूँ, कुछ नहीं पता, कभी टाइम मिला मैंने क्लाइंट का देख लिया, कभी टाइम मिला मैंने रील शूट कर ली, राइट. सो वो क्या होता है, वो एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो आप मुझे वो समझ आया कि अच्छा इससे ये प्रॉब्लम हो रही है, लेट मी जस्ट ट्राई दिस थिंग एंड इट वर्कड. तो आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी होगी. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि अच्छा ये चीज़ें वर्क कर रही है मेरे लिए, बिकॉज कभी कभी कुछ चीज़ें किसी और के लिए, किसी और यूट्यूबर के लिए वर्क की, वो तुम्हारे लिए ना करे. सो यू नीड टू एक्सपेरिमेंट कि अच्छा तुम्हें किस चीज़ों में, मतलब तुम किस में अच्छे हो, कौन सी चीज़ किस टाइम पे तुम बेटर कर सकते हो. सो या दैट इज़ अबाउट मल्टीटास्किंग. सो आफ्टर द गेस्ट लेक्चर वी हैव द मॉड्यूल नंबर 4 जिसमें हम बात करेंगे सेटिंग अप द फाउंडेशन फॉर योर एजेंसी. आपकी एजेंसी की फाउंडेशन कैसे आपको सेट करनी है. डू यू नीड टू हैव अ को फाउंडर, डू यू नीड अ टीम फ्रॉम डे वन, क्या क्या चीज़ें चाहिए पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, नेसेसरी है. मैंने कैसे स्टार्टिंग की थी, मैंने कैसे फिगर आउट किया था कि ओके आई नीड अ को फाउंडर और आई डोंट नीड अ को फाउंडर, हाउ डिड आई गेट अ को फाउंडर. इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, शुड यू स्टार्ट अलोन
और विद अ को फाउंडर और विद अ टीम। तो पहली चीज़ तो टीम तो ज़रूरी होगी, एजेंसी का फाउंडेशन ही ये है कि आपके पास एक टीम होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द को फाउंडर, कि क्या आपके पास एक को फाउंडर होना चाहिए जब आप एक बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हो, जब आप स्टार्टिंग योर ओन एजेंसी। अब देयर आर सो मेनी पीपल जो अकेले ही कर रहे हैं, एजेंसी को अकेले चला रहे हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जो को फाउंडर के साथ इस चीज़ को कर रहे हैं। आई एम अ एग्जाम्पल जहाँ पे मैं को फाउंडर के साथ अपनी एजेंसी को चला रही हूँ। जैसे आपको पता होगा श्रुति, व्हेन आई वाज ट्रांजिशनिंग इनटू एजेंसी, तो मुझे डे वन से ही पता था कि मुझे को फाउंडर की ज़रूरत पड़ेगी। उसका मेन रीज़न ये था कि बिकॉज आई वॉज क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑन लिंक्डइन पे भी उस टाइम पे थोड़ा बहुत, और यूट्यूब पे भी कर रही थी, एंड देन फ्रीलांसिंग। तो ये तीन चार चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सो आई वॉज फ्रॉम डे वन आई नीड समवन जो मेरी चीज़ों में मेरी हेल्प कर सके। जिस चीज़ में मैं अच्छी नहीं हूँ वो उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर सके। एट द सेम टाइम हम कहीं ना कहीं चीज़ों को मैच कर रहे हूँ, जैसे उसका भी दैट पर्सन शुड ऑल्सो हैव अ फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस। इन सब चीज़ों को हम मैच कर सके, एंड देन आप एक को फाउंडर मैंने सेलेक्ट किया अपने लिए। अब इसके पहले भी एक स्टोरी है जहाँ पे मैंने एक गलत को फाउंडर सेलेक्ट कर लिया था अपने लिए। उसके बारे में मैं डिटेल में बता देती हूँ, जिससे यू कैन हैव अ रफ आइडिया कि ओके ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, ये पार्ट होता है प्रोसेस का, जहाँ पे आप मल्टीपल टाइम फेल होते हैं एंड देन यू गेट अप। सो इससे पहले जब मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट करने का ट्राई किया था तो आई फेल्ड वेरी पैथेटिकली। उसका मेन रीज़न ये था कि जो मैंने को फाउंडर सेलेक्ट किया था वो फ्रीलांसर नहीं था पहले से, तो वो डायरेक्ट एजेंसी में कन्वर्ट हो गया और वो सर्विसेज देना चालू कर दिया उसने अपने अंडर टीम को हायर करके। अब मुझे ये चीज़ पहले पता नहीं थी कि ही वॉज नॉट अ फ्रीलांसर फॉर 2 years, तो उसको कुछ नॉलेज थी नहीं। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे क्लाइंट बहुत ज़्यादा हो गए तो मुझे टीम को भी मैनेज करना पड़ रहा था और मुझे क्लाइंट्स को भी मैनेज करना पड़ रहा था। उस चक्कर में जब मैं दोनों चीज़ों को मैनेज कर रही थी और मुझे अपना यूट्यूब वगैरह भी मैनेज करना पड़ रहा था, तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने लगी थी और अग्रेसिव होने लगी थी हम दोनों के बीच में। एंड देन आई डिसाइडेड ओके आई शुड नॉट वर्क विद दिस पर्सन, क्योंकि बेसिक अलाइनमेंट्स हो गए, या कोई ने भी थंबनेल बनवाने के लिए दिया है, या कोई ग्राफिक आया है, कोई टेम्पलेट डिज़ाइन करने के लिए आया है, तो चीज़ों को मैं बताती भी थी कि ये अलाइनमेंट सही नहीं बैठ रहा है जो डिज़ाइनर ने किया है, ये सब चीज़ें सही नहीं है। तो भी दैट पर्सन वो इंसान सुनता नहीं था, क्योंकि उसने एजेंसी में डायरेक्ट ट्रांजिशन कर लिया था, फ्रीलांसिंग में काम नहीं किया था, तो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो रही थी हम दोनों के लिए। एंड उसको भी मैं थ्रू ऑनलाइन ही मिली थी। मुझे किसी ने उसकी सर्विसेज को रेफर किया था एज ही वॉज प्रोवाइडिंग थंबनेल सर्विसेज, और मुझे उस टाइम पे थंबनेल सर्विसेज की ज़रूरत थी। एंड देन आई मेट दिस गाय। सो वी वर वर्किंग फॉर सम टाइम। उसने मेरे थंबनेल्स वगैरह मुझे बना के दिए, मेरी सर्विसेज मुझे उसकी ठीक लगी। सो देन आई डिसाइडेड कि मेरे पास क्लाइंट्स है, कैन बी कोलैबोरेट एंड वी कैन बिल्ड एन एजेंसी। देन मुझे लेटर ऑन पता चला कि ही ऑल्सो वांट टू गो इनटू स्टार्टअप वाले वर्ल्ड में जाना। उसका एजेंसी मेन सोर्स ऑफ इनकम अभी है, जस्ट बिकॉज ही इज इन अ कॉलेज एंड ही वॉज इन अ फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। सो दिस, और उस टाइम पे ही वॉज नॉट अटेंडिंग मीटिंग, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आ रही थी। सो और बहुत चीज़ें अग्रेसिव हो गई। एंड देन आई डिसाइडेड आई शुड स्टॉप वर्किंग विद दैट पर्सन। एंड उसके बीच में मैं श्रुति से ऑलरेडी मिली हुई थी। श्रुति को मैं पहले से जानती ही थी, और क्योंकि मैंने उसको पॉडकास्ट में इनवाइट किया था आज से 1-2 साल पहले, जहाँ पे मैंने उसका इंटरव्यू लिया था। एंड देन हम लोग कनेक्टेड थे एक दूसरे से। तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम आती थी फ्रीलांसिंग में या एजेंसी में, मैं उससे हमेशा पूछती थी। सो मैंने अपनी जो भी प्रॉब्लम थी मैंने सारी श्रुति को बताई जाके। एंड शी वॉज लाइक ओके लेट्स तुमको एजेंसी करना है। शी वॉज ऑल्सो इनटू एजेंसी। तो हम दोनों ने कोलैबोरेट करके देन वी डिसाइडेड टू बिल्ड एन एजेंसी। अगेन आई डोंट वांट टू टेक एनी ऐसी, इतना फास्टली मुझे नहीं करना था कि अगेन ये चीज़ खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो फॉर नेक्स्ट 4 मंथ मैंने और श्रुति ने विदाउट किसी को बताए हम लोग ने काम किया, देखने के लिए कि वी आर कंपेटेबल इनफ और नॉट, हम काम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे साथ में। एंड देन फिर आफ्टर 4 to 5 months हमने उस चीज़ को ऑफिशियल किया कि वी आर एजेंसी ओनर और हमारी ये एजेंसी एंड वी आर वर्किंग। फिर हमने उसको डिसाइड किया था एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स वेंट। आपको क्या को फाउंडर की ज़रूरत है, हम इस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, आपको को फाउंडर की ज़रूरत है या नहीं है ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मे बी शायद आपको ज़रूरत नहीं होगी, मे बी शायद आपको ज़रूरत है, बट अभी आपको कोई मिल नहीं रहा है। सो वॉट यू कैन डू, आप अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। जितना भी काम आप हैंडल कर सकते हैं खुद से, उतना काम आप खुद हैंडल करो। इन दैट प्रोसेस अगर ऑनलाइन आपको कोई इंसान मिलना होगा जो सच में आपके विजन से अलाइन करता है, इट्स वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप दोनों का विजन सेम हो। ऐसा नहीं है कि उसका विजन कुछ और हो, आपका विजन कुछ और हो। मे बी शायद मेरा विजन इस एजेंसी को स्केल करना है फॉर द नेक्स्ट 10 to 20 years, और सामने वाले का विजन तो शायद इस एजेंसी को स्केल करना ही नहीं है, या उसको किसी स्टार्टअप वर्ल्ड में जाके एक्सप्लोर करना है और ही वांट्स टू डू अ जॉब आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। तो देन आपके विजन्स अलाइन नहीं करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जिससे मेरे विजन अलाइन कर रहे हैं, तो डोंट वरी, आप जितना काम अभी हैंडल कर सकते हो उतना खुद से
काम हैंडल करो, अपनी टीम को हायर करो। एंड अगर आपको बीच में कोई इंसान मिल जाता है जिसके आपका और उसका विजन अलाइन कर रहा है, जो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है स्किल्स को लेके, आपके बेसिक नेचर सेम मैच कर रहे हैं, देन यू कैन फाइंड इट, आप दोनों साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगेन लेट्स टॉक अबाउट टीम। तो डे 1 से आपके पास टीम होनी चाहिए कि आप काम नहीं करेंगे, आपका काम सिर्फ सेल्स का रहेगा, आउटरीच प्रोसेस का रहेगा, बाकी सारा काम आपकी टीम देखा करेगी। तो आपको टीम मैनेजमेंट हो गया, आउटरीच प्रोसेस हो गया, इन पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शुड यू हायर अ फ्रीलांसर और फुल टाइम एम्प्लॉय इन द बिगनिंग? क्या आपको फुल टाइम एम्प्लॉय हायर करना चाहिए? टीम कैसे क्या करना चाहिए? तो जब हमने अपनी एजेंसी स्टार्ट की थी तो वी स्टार्टेड विथ फ्रीलांसर, क्योंकि हमें नहीं पता था अगेन कि मैं और श्रुति कंपेटेबल इनफ है या नहीं है, हम कितना काम डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे फिगर आउट करनी थी। तो उस केस में हमारे पास कुछ ऐसे फिक्स क्लाइंट भी नहीं थे कि इतने क्लाइंट्स हमें इतने महीने का काम तो देने ही वाले हैं। तो हमारे पास पर प्रोजेक्ट्स के कुछ क्लाइंट थे, तो वी डिसाइडेड कि हम फ्रीलांसर्स को ही हायर करेंगे। वंस हमारे पास एक फ्लो है, क्लाइंट का फनल है, हमारे पास प्रॉपर सेल्स की चीज़ें हैं, तो हम फुल टाइम एम्प्लॉय को हायर करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने फ्रीलांसर्स के साथ ही काम किया था। इफ यू आर स्टार्टिंग यू कैन ऑल्सो वर्क विथ फ्रीलांसर। एंड देन जब आपके पास रिकरिंग काम आ रहा है, जब आपको लग रहा है बहुत ज्यादा काम आ रहा है, तो फिर आप उनको फुल टाइम एम्प्लॉय पे रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप उनको डे 1 से फुल टाइम रखेंगे तो आपको उनके फाइनेंस देखने पड़ेंगे, आपके ऊपर खुद की जिम्मेदारी तो है, आपके ऊपर उनकी जिम्मेदारी भी आ जाती है। तो आप इतना प्रेशर ना लें डे 1 से, आप फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन आई हायर अ टीम? सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि डे 1 से आपके पास एक टीम होनी चाहिए। तो हायरिंग प्रोसेस बहुत डिफरेंट होती है। जैसे आप इंटर्नशाला से भी कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन हायर फ्रॉम लिंक्डइन ऑल्सो। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल सकते हो। जो भी आपके नोन होंगे लोग, वो आप अप्लाई कर देंगे या चीज़ें हो जाएंगी। अब जब हायरिंग करने आप जाते हो तो जॉब एप्लीकेशंस, मतलब जॉब में लोग बग अप्लाई बहुत कर देते हैं। हाउ कैन यू फिगर आउट कि यू वांट टू वर्क विद दिस पर्सन और नॉट? सो अलग अलग लोगों की अलग अलग चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम होते थे, हम पहले सैम्पल्स देते हैं, उसके बाद हम इंटरव्यू करते कि ये इंसान ऐसा रिक्रिएट कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल हम किसी वीडियो एडिटर को हायर करते हैं तो हम सबको एक सैम्पल दे देते हैं कि ये सैम्पल तो हमें क्रिएट करके देना पड़ेगा। अगर वो सैम्पल हमें अच्छा लगता है तो फिर हम उसको इंटरव्यू राउंड पे लेते हैं। अब कुछ ऐसे रहते हैं जो पहले क्या करते हैं, एक फॉर्म भेजते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि दिस पर्सन इज कंपेटेबल विद आवर टीम और नॉट। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कोई इंसान एडिटिंग बहुत अच्छी कर लेता है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस हमारे एजेंसी से बहुत डिफरेंट होती है और वो छोड़ के चला जाता है। सो आप कोई भी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, कहीं से भी हायरिंग कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से आपके पास पर्सनल ब्रांड होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप लोगों को हायर कर सकते हैं इंटर्नशाला लिंक्डइन के थ्रू, एंड देन यू कैन ऑन बोर्ड देम। एंड हायरिंग प्रोसेस में भी 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग अप्लाई करेंगे। उनमें से आप सिलेक्ट करेंगे कि आखिर कौन से कंपेटेबल हैं आपके लिए, कौन से कंपेटेबल नहीं हैं। एंड हमने ऐसे ही हायर करते 100-50 एप्लीकेशंस आते हैं, उनमें से हम सैम्पल्स भेजते हैं, उनमें से हम वी टेक देम आउट कि आखिर हमारे लिए कौन कंपेटेबल रहेगा। सो दिस इज अगेन दिस इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि आपकी फाउंडेशन ही आपकी टीम होने वाली है। सो दिस इज वाई ये हायरिंग प्रोसेस होता है। और सारे एजेंसी ओनर सब लोग ऐसे ही हायर करते हैं। सब लोग, बहुत लोगों को एप्लीकेशंस आती हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग इंटरव्यूज़ लेते हैं, फिर कुछ लोग काम करते हैं, कुछ महीने काम करते हैं, कुछ सालों तक काम करते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एजेंसी एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। नाउ लेट्स मूव टू द गेस्ट लेक्चर, एंड गेस्ट अपना पर्सपेक्टिव इस पे शेयर करेंगे। आज आपने डिसाइड कैसे किया था कि मैं अकेली सिंगल हैंडेड ही एजेंसी को सब कुछ मैनेज कर लूँगी? जैसे मुझे डे 1 से पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी मैनेज, मुझे कोई इंसान चाहिए अपने साथ ही। सो वो मुझे फाइंड कैसे करना है, मुझे पता कैसे चलेगा मुझे चाहिए है या नहीं चाहिए? अगर कोई चाहिए भी है तो हाउ कैन आई फाइंड दैट co-founder? या दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया था पहले कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वेल, यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी कि तुम्हें तुम्हारा बिजनेस कहाँ लेके जाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आई थिंक आई कैन हैंडल माई एजेंसी माई सेल्फ रियली वेल, बिकॉज मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है मेरा ये काम है, आई नो वट आई एम डूइंग, तो मुझे बहुत क्लैरिटी है। एंड आई थिंक मेरे को वो नीड नहीं है कि मेरे साथ कोई और वो हैंडल करे। ठीक है, तो ये है कि तुम्हें खुद को समझना है कि क्या तुम्हारे बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल थंबनेल डिजाइन सर्विसेज है, आई एम लाइक द अमाउंट ऑफ स्किल्स दैट आई एम ऑफरिंग आर सर्विसेज दैट आई एम ऑफरिंग आर नॉट लाइक ऐसा बहुत वाइड कि अच्छा ठीक है आई एम ऑल्सो हेल्पिंग दैम विद प्रोडक्शन, editing or let's say scripting, right? I'm not doing a lot of things. तो मेरी services का वो जो है like the number of services that I'm providing are less. So based on that I know कि अच्छा ठीक है अगर एक ही service है I can handle it really well. But for example you are providing like पूरा ऐसा YouTube का
पूरा पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, सब कुछ, देन यू माइट नीड अ को फाउंडर. सो हाँ, आपको सर्विसेज को देखना है कि आपकी सर्विसेज कितनी ज़्यादा है, उसके बेसिस के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल यू आर गुड विद स्क्रिप्टिंग बट मतलब यू आर नॉट गुड विद एडिटिंग, तो यू विल नीड अ को फाउंडर जो कि आपको उसमें हेल्प कर सकता है. सो हाँ, नंबर ऑफ स्किल्स, सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. दूसरा इसकी मतलब दिस इज अबाउट कोर स्किल्स जो होते हैं या कोर सर्विसेज जो होते हैं. सेकेंड थिंग इज कि कई योर वीक पॉइंट्स एंड योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, ठीक है. तो यू माइट बी गुड एट द वर्क दैट यू आर डूइंग बट यू माइट नॉट बी गुड विद पीपल और ऑपरेशंस और मैनेजिंग अ टीम. सो आपको पता है कि अच्छा मुझे ये क्लाइंट का वर्क पता है, आई एम गुड विद आउटरीच एंड ये सब चीज़ें, बट मे बी आपका को फाउंडर आपको इसलिए चाहिए कि अच्छा मुझे आई जस्ट डोंट वांट टू हैंडल अ टीम बिकॉज इट्स अ हैसल. सो उसके लिए आप किसी और को हायर कर रहे हो, है ना. तो ये चीज़ें होती है कि आपको खुद को समझना है. एंड दूसरा आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अच्छा आपका बिजनेस आपको किस तरीके से लेने जाना है. मे बी आप इसको बहुत ही बड़े लेवल पे सोच रहे हो कि अच्छा मुझे 100-200 एम्प्लॉयज़ चाहिए, ये सब चाहिए, तो आई थिंक आप खुद इसको अकेले हैंडल करोगे तो इट विल बी अ लॉट ऑफ बर्डन, है ना. तो वो भी चीज़ है कि आपको अगर पता है कि आपका विजन क्या है, ये सब चीज़ें पता है, तो बेस्ड ऑन दैट यू माइट नीड अ को फाउंडर. तो हाँ, ये चीज़ें होती हैं. एंड हाउ कैन आई फाइंड वन, जैसे मैं तो पॉडकास्ट पे बुलाती रहती हूँ तो नेटवर्किंग हो जाती है, सो आई फाउंड समवन लाइक दिस. अगर मुझे करना है तो मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ? आई विल नॉट से वही सब क्लिश लाइन्स यहाँ पे, बट आई थिंक फर्स्ट एंड जो आई स्ट्रांगली बिलीव इज कि डू गुड वर्क. ओके, मतलब तुम जो भी मतलब जस्ट मेक श्योर कि द वर्क दैट यू आर डूइंग इज द बेस्ट, ठीक है. तो आई बॉल्स हमेशा तुम पे होती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल माई थंबनेल्स, मतलब आई एम लाइक इफ आई एम वर्किंग विद एनी क्रिएटर आई जस्ट विल डू द बेस्ट वर्क पॉसिबल. तो वही सेम वर्क इफ आई मतलब यू नो दैट विल डिलीवर रिजल्ट्स एज वेल. तो जब वो वर्क बेस्ट होगा तो यू नो व्हेन समथिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द वर्क आउट देयर, पीपल विल ऑलरेडी हैव लाइक यू विल ऑलरेडी हैव दैट लाइक दोज आई बॉल्स ऑन यू, तुम्हारे वर्क के ऊपर होगी. सो पीपल ऑलरेडी नो यू. सो आई हैव सीन दिस, मतलब जो the time that I started you know posting more online, मेरे LinkedIn पे, मेरे Twitter पे, मेरे Instagram पे, I was getting a lot of DMs from people कि अच्छा ठीक है, I would love to talk with you, ऐसा करके कुछ. So that is one thing कि do good work and post it online. You will मतलब तुम्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे वहाँ पे like minded. Another interesting thing is कि be very genuine with your let's say कि if you are DMing someone, I think I have seen a lot of people, जैसे मुझे भी बहुत मैसेजेस आते रहे, अच्छा ठीक है हाय आंचल, ये वो चीज़ें नॉर्मल, ठीक है. एंड कई लोग तो हाय आंचल बस, नाउ आई एम जस्ट वंडरिंग ओके आगे क्या बोलेगा ये, राइट. सो यू नीड टू बी वेरी गुड विद आउटरीच एज वेल इफ यू आर, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1-2 चीज़ें ऐसा हुई है कि मैंने आई वॉज वॉचिंग लेट्स से किसी यूट्यूबर का कंटेंट एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा. या फिर एक्चुअली अ बेटर एग्जांपल इज मेरे को है ना एक इंस्टाग्राम पे आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग एंड मुझे बहुत अच्छी एडिट मिली. तो मैंने क्या किया, मैंने उससे सिंपली DM कर दिया कि ओ वाओ दिस वाज अमेजिंग, अच्छा ठीक है ये चीज़ें थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी. इट वाज वेरी जेन्युइन. ऐसा नहीं था कि अरे ठीक है मेरे को कनेक्ट करना है तुमके साथ, तुम्हारे साथ, या नहीं मेरे को ये सीखना है या सब. मैंने जेन्युइनली उन्हें बोला. तो हमारी रैंडमली फिर ऐसा हुआ कि अच्छा ठीक है लेट्स गेट ऑन अ कॉल एंड मतलब वी वुड लव टू डिस्कस थिंग्स, ऐसा करके नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल था. ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अरे मुझे इससे कुछ काम है या उसको मुझसे कुछ काम है. इट वॉज वेरी नॉर्मल एंड वी वर लाइक नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. एंड अभी उसको लाइक उसको अब आप को फाउंडर भी बनाना चाहते हो ना, इट वुड बी ईजी. तो हाँ, ये चीज़ इज समथिंग जो आप ये मत सोचो अच्छा अब मैंने एजेंसी बना लिया मुझे को फाउंडर ढूंढना है. आई थिंक ये आपकी एक हैबिट होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है आप मिल रहे हो लोगों से, आप यू नो ईमेल्स भेज रहे हो. इट शुड नॉट बी अरे अब मैं फाउंडर बनाऊँ, अब मेरे को वो चाहिए को फाउंडर, अब मैं जाता हूँ सबको कोल्ड ईमेल्स लिखता हूँ. वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा. आई थिंक जेन्युइन जब आपकी वो कनेक्शन बनते ना, दे आर द बेस्ट. सो हाँ, मतलब पोस्टिंग वर्क ऑनलाइन, आई थिंक रीचिंग आउट टू पीपल, बट वो एक जेन्युइननेस होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप अपना ही फायदा उसमें देख रहे हो. तो येस, आई थिंक दीज आर द 2 थिंग. थर्ड थिंग कुड बी लाइक कभी कभी क्या होता है ना, मतलब कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू भी आपको बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं. तो जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे लाइक आई डोंट हैव अ को फाउंडर, बट हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है, बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स बिल्ड की है जो शायद नहीं हो पाता अगर मैंने खुद नहीं पूछा होता किसी. अच्छा ठीक है, डू यू नो समवन जो इस फील्ड में ऐसा कुछ कर रहा हो, है ना. सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप अपने करंट नेटवर्क से भी पूछ लो कि अच्छा ठीक है डू यू नो समवन जो ये चीज़ ऐसे कर सकता है. सो या लाइक नेटवर्किंग कॉल पे चले जाओ तो वो हाँ, चीज़ में भी आपको फिगर हाँ, आउट हो जाएगा कुछ yes. ना कुछ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जब मैं अपना पहला स्टेप ले रही हूँ एजेंसी का, शुड आई हायर फ्रीलांसर्स या फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर करूँ, मैं वो चीज़ कैसे डिसाइड कर सकती हूँ? नाइस क्वेश्चन. सो
फर्स्ट थिंग अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर सर्विस, ओके, कि एक तो सर्विस एंड दूसरा इज द अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब जो आपके मतलब लेट्स से टीम मेंबर करने वाला है. सो इफ इट इज़ वेरी हाई एंड मतलब बहुत ज़्यादा काम होने वाला है एंड इट इज़ वेरी रेगुलर कि आपको पता है ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे इतना ही रहने वाला है, सर आई थिंक हायरिंग अ फुल टाइम डिजाइनर इज लाइक फुल टाइम वर्कर इज बेटर. वाई? बिकॉज है ना, मतलब क्या होता है ना, व्हेन यू आर वर्किंग विद फ्रीलांसर्स वो एक चीज़ हमेशा डर लगा रहता है, यार ये अभी जाएगा, अच्छा ठीक है अभी मेरे को किसी और को हायर करना पड़ सकता है ना, तो वो एक चीज़ रह जाती है. एंड जब आप फुल टाइम होते हो ना तो यू एटलीस्ट, ऑफकोर्स ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी को फुल टाइम हायर कर लिया तो अभी वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ऐसा होगा, बट आई थिंक वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है ना, बिकॉज दे आर गेटिंग रेगुलर वर्क एंड वो एक टीम बिल्डिंग बेटर होती है. फ्रीलांसर्स आर लाइक अच्छा दे विल बी अवेलेबल फॉर लाइक पर्टिकुलर सेट ऑफ आवर्स, सो आपने किया हो गया डन, तो वो एक आई थिंक टीम कल्चर बिल्ड नहीं हो पाता है व्हेन यू आर हायरिंग फ्रीलांसर्स, मुझे ये लगता है पर्सनली. एंड दूसरा वही सेम चीज़ की डर लगा रहता है कि कब जाएंगे कब कैसे. एंड आई थिंक इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल इफ यू आर हायरिंग अ फुल टाइम एम्प्लॉय, बिकॉज ये है कि अच्छा ठीक है कि अच्छा दिस इज द पर्टिकुलर अमाउंट दैट आई नीड टू पे देम एंड वो इतना वर्क होगा एंड अगर वो वर्क नहीं है तो मैं शायद कुछ और दे दूँ. बट अगर आप फ्रीलांसर्स के साथ वर्क करो, इट इज़ मोस्टली आई हैव सीन अ वेरी फ्यू फ्रीलांसर्स स्पेसिफिकली इन इंडिया जो ऐसा रिटेनर बेसिस के ऊपर काम नहीं करते. दे आर मोस्टली लाइक अच्छा पर डिज़ाइन पर वीडियो, तो वो आई थिंक आपके लिए ना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है. सो या तो आपने फर्स्ट एम्प्लॉय जो रखा था वो फुल टाइम रखा था या यार फ्रीलांसर रखा था? आई एम हैविंग लाइक मेरे जितने भी वर्कर्स है दे आर लाइक फ्रीलांसर्स ओनली, बिकॉज मेरा एक उसका वही चीज़ आई सेड ना कि आपकी डिपेंड करता है कि आपकी सर्विसेज क्या है. सो मेरी इज लाइक डिज़ाइन ओनली बेसिकली एंड द अमाउंट ऑफ वर्क आई स्पेसिफिकली वर्क विद वेरी लो अमाउंट ऑफ यूट्यूबर्स बिकॉज आई एम लाइक वेरी पर्टिकुलर कि मुझे किनके साथ वर्क करना है. सो द अमाउंट ऑफ वर्क इज नॉट वेरी हाई कि अच्छा ठीक है मैं उनको दिन की 5 थंबनेल्स बोल रही हूँ. लाइक मेरे डिज़ाइनर्स जो है हफ्ते की में भी 1 या 2 थंबनेल्स बना रहे हैं. सो इट इज़ नॉट वेरी feasible कि मैं उन्हें फुल टाइम उस चीज़ के लिए हायर करूँ. सो आई हैव हायर्ड फ्रीलांसर्स मोस्टली, बट द कंटेंट साइड ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जांपल द वीडियो एडिटर और माई मैनेजर, दे आर वर्किंग फुल टाइम विद मी बिकॉज आई नो वो फ्रीलांस में कभी चल ही नहीं सकता. वही आई एम सेइंग ना कि आपको देखना होगा आप किस लिए उन्हें हायर कर रहे हो. सो अगर मेरा कंटेंट मैनेजर है, दे शुड ब्रीथ एंड मतलब उनके लिए वो कंटेंट होना चाहिए. दे विल हैव टू रिसर्च, दे विल हैव टू सी अभी क्या चल रहा है उसके बेसिस के ऊपर, विच कैन नॉट बी डन एज अ फ्रीलांसर, मुझे ये लगता है. तो हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द सर्विस और द वर्क दैट यू आर गोइंग टू गेट डन फ्रॉम देम. ओके आंचल, तो जब आपने अपना फर्स्ट एम्प्लॉय हायर किया होगा या फर्स्ट टीम मेंबर हायर किया होगा तो यू ऑलरेडी हैड अ डिसेंट फॉलोइंग थी, एक ब्रांड था आपका डिसेंट, तो इट वाज वेरी इजी फॉर यू. अगर मेरा कोई ब्रांड ही नहीं है सो मुझे हायरिंग कैसे करनी कि मैं बेस्ट एम्प्लॉयज़ अपने जैसे अट्रैक्ट कर सकूँ? पहला क्वेश्चन तो ये है. दूसरा ये है कि मैं जब उन एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही हूँ तो मैं कैसे शॉर्ट लिस्ट कर सकूँ कि ये मेरी टीम के लिए सही है या नहीं. जैसे अभी आप बोलते हो मैं ना पूछना चाहूँ कि क्या अपडेट है, वो खुद आके मुझे बता दे कि क्या अपडेट है. अब देयर विल बी सम पीपल जस्ट जिनको हमें बजा के बोलना पड़ेगा कि बताते क्यों नहीं हो अपडेट का. तो इन चीज़ों को कैसे मैं टैकल डाउन कर सकती हूँ? पहला स्टेप हायरिंग का कैसे मैं ओवरकम कर सकती हूँ? सिंस मतलब मैंने कभी ये चीज़ ऐसा देखा नहीं, मतलब तो आई माइट नॉट बी एबल टू गिव यू अ वेरी गुड आंसर टू इट कि अच्छा ठीक है ये तो मुझे पता ही है, बिकॉज मैंने खुद कभी ऐसा फेस नहीं किया बिकॉज आई हैड अ गुड ब्रांड. उसके बाद ही मैंने हायरिंग चालू की थी. इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ ब्रांड एंड देन यू वांट टू हायर पीपल, आई थिंक वहाँ पे एक बेस्ट चीज़ जो हेल्प कर सकती है ना आपको इज़ कि जस्ट बी वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स या जहाँ पे भी है. एंड बहुत सारा कंटेंट लोग पोस्ट करते रहते हैं. सो यू जस्ट डायरेक्टली रीच आउट टू देम कि अच्छा ठीक है मैं ये कर रहा हूँ एंड वुड यू बी विलिंग टू वर्क विद मी. सो यू विल हैव टू रीच आउट टू देम. एक ये चीज़ होती है. एंड ऑनेस्टली बताऊँ अभी मेरा खुद का भी ब्रांड है, बट मैंने अभी भी आई हैव रीच आउट टू पीपल कि वुड यू लाइक टू वर्क विद मी. सो दैट इज़ नॉट अ लाइक प्रॉब्लम कि अच्छा ठीक है मैं क्यों करूँ, मुझे तो काम चाहिए, राइट. सेकेंड थिंग इज आई थिंक इफ़ यू पे देम वेल मोस्टली आपको मिल ही जाता है, चाहे वो कैसा भी हो. द प्रॉब्लम ओनली अराइज व्हेन यू आर लाइक अच्छा ठीक है मुझे सब कुछ चाहिए बट मुझे पे भी नहीं करना. सो पे देम रियली वेल. एंड थर्ड थिंग इज जो आई थिंक इनिशियली मैंने देखा है लाइक मेरे खुद के भी फ्रेंड्स है, राइट, दे आर नॉट हैविंग सॉलिड ब्रांड्स बट दे स्टिल नीड पीपल. सो यू माइट बी हैविंग अ फ्यू पीपल हु आर हैविंग गुड फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स. तो जस्ट आस्क देम यार प्लीज जस्ट रीपोस्ट इट. एंड आई थिंक हायरिंग पोस्ट भी रीच अच्छी मिल ही जाती है, तो मुझे लगता नहीं वो इशू वो इशू होता है. लाइक आई वॉज सरप्राइज, दिस वॉज नॉट माई कि अच्छा ठीक है मेरे को ये मेरा स्ट्रैटेजी है कि नहीं मेरे को चाहिए, बट माई सेकेंड मोस्ट इम्प्रेशन जिस पे आए हैं लिंक्डइन पे पोस्ट, दैट वॉज कोइंसिडेंटली अ हायरिंग पोस्ट. आई वॉज सरप्राइज कि सीरियसली. सो हायरिंग पोस्ट पे रीच मिल जाती है. जस्ट किडिंग यार, मतलब बट ठीक है यू कैन पोस्ट इट एंड जस्ट आस्क पीपल कि यार जस्ट कमेंट एंड रीट्वीट इट, तो मिल जाता है आपको. ये
कि आखिर अगर मैंने किसी को हायर किया भी है, सो मुझे शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है कि मेरे लिए परफेक्ट टीम मेंबर रहेगा नहीं। जैसे मेरा भी होता है कि अपडेट खुद ही आके देते, बट समटाइम हमें उनसे बोलना पड़ता है कि भाई अपडेट क्यों नहीं दिया तुमने, या बार बार हम बोल रहे हैं उनसे अपडेट देने का। सो हाउ डिड यू गेट कि मुझे ये सही इंसान है मेरे लिए? आई थिंक आपको है ना, लाइक दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम वारिको एज वेल, कि आपको अपना हायरिंग प्रोसेस है ना, मतलब हमें ये लगता है कि अरे यार पहले आ जाए कोई भी, फटाफट मैं उसे समझा दूंगा हो जाएगा काम। नो, इट इज़ अ बिग मिस्टेक, इट इज़ अ बिग मिस्टेक। आई हैव डन इट एंड आई जस्ट रियलाइज कि बहुत बहुत गलत तरीका है ये अगर आपको हायरिंग करनी है। फर्स्ट थिंग इज इफ़ यू आर हैविंग अ फॉर्म, ठीक है, फॉर्म हमेशा रखो एंड आस्क रियली गुड क्वेश्चन फ्रॉम देम, बिकॉज बेस्ट पार्ट पता है क्या होगा, आप पहले ही फिल्टर कर रहे हो कि अच्छा मुझे इसका आंसर नहीं अच्छा लगा, आई विल नॉट डू इट। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं करती हूँ ना, मैं एक हमेशा हाई एफर्ट वाला क्वेश्चन उसमें डालती हूँ जिसमें मुझे पता है कि यार बहुत लोग उसको करने ही नहीं वाले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एंड एक्चुअली बिफोर दिस आई वुड लाइक टू मैंशन वन थिंग। तो ध्रुव राठी वॉज रिसेंटली हायरिंग थंबनेल डिजाइनर्स, सो मैं उस फॉर्म को देख रही थी। आई एम लाइक आई रियली लव टू रीड फॉर्म्स, पता नहीं क्यों, ये मेरी अलग ही ऑब्सेशन है, बट आई लव टू सी कि अच्छा वो लोग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरेस्टिंगली उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉर्म डाला था, फॉर्म की जो डिस्क्रिप्शन होती है ना ऊपर ऊपर सबसे पहले वो चल रही थी, एंड नीचे है ना सब कुछ हो गया, मतलब जो मेन बातें होती है वो सब पढ़ लेते हैं ना, ऐसा 2-3 चीजें, और लास्ट में छोटी सी लाइन उन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन के है ना एंड में एक क्वेश्चन होगा, सॉरी फॉर्म के एंड में ना एक क्वेश्चन होगा, उसका जवाब ये है, ठीक है। और वो क्वेश्चन बहुत अलग था। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने वो फॉर्म पूरा पढ़ा, देखा, लास्ट में क्वेश्चन आया, आई जस्ट डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द क्वेश्चन, वो कुछ ऐसा था कि आर यू अ गुड थंबनेल डिजाइनर, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है। तो अगर मैंने वो नहीं रीड किया ऊपर वाला फॉर्म वाला, तो उसका आंसर मैं लिख देती हाँ आई एम, एंड मे बी 2-3 चीजें और ऐड कर देती, बट उसका आंसर था रेड कलर। ओके, बिकॉज उन्होंने फॉर्म के स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया कि रेड कलर है। नाउ एंड यू नो वो उसमें नीचे लिखा भी होता है एक लाइन कि अगर तुमने ये आंसर दे दिया, आई ऑलरेडी नो यू केयर अबाउट डिटेल्स अ लॉट, आप मतलब ऊपर से चीजें नहीं करते हो, आप देखते हो एक चीज देखते हो। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज थी। अब आपको पता है, अरे जो बंदा, मैं एक डिजाइनर को हायर कर रहा हूँ, इफ दे आर नॉट गुड विद डिटेल्स, तो वो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू हायर देम। तो वो डायरेक्टली फिल्टर आउट हो गए कि जिन्होंने वो आंसर नहीं दिया रेड कलर, वो फिल्टर हो गए। सो लेट्स से अगर 1000 लोगों ने अप्लाई किया होगा, उनमें से 50% नहीं, तो अब मुझे 1000 एप्लीकेशन देखने का झंझट नहीं है, आई विल जस्ट चेक द 500 एप्लीकेशंस। तो यही सेम चीज मैं अपने उसके साथ भी करती हूँ। सो समटाइम्स देर आर हायरिंग फॉर्म्स, और कभी कभी मैं सिंपल बोलती हूँ अच्छा मुझे ईमेल करो 3 चीज़ों के साथ, योर बेस्ट वर्क ये, एंड वाई यू आर अ ग्रेट डिजाइनर, एंड ये मैं पूछती हूँ, एंड यू विल नॉट बिलीव 50% ऑफ द पीपल डोंट आंसर दैट क्वेश्चन, एंड आई रियली नो कि मुझे उनके साथ वर्क ही नहीं करना है, बिकॉज अगर उन्हें इतना ही एफर्ट नहीं डाल रहे हैं कि मैं उसमें लिख दूँ, कोई हाई हेलो नहीं है, सीधा लिंक डाल के हाँ ये रहा मेरा वर्क, तो मैं क्या करूँ भाई उस वर्क का। मतलब अगर तुम यहाँ पे ही यू आर नॉट वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन की यार मुझे उसको कैसे मतलब यू नो चाहिए, या किस तरीके से मेरी पोलाइट टोन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो आगे तो कैसे ही वर्क चलेगा, है ना। तो मतलब हैव वेरी गुड क्वेश्चंस इन योर फॉर्म्स, चाहे वो आपके वर्क से रिलेटेड हो। अगर मतलब फॉर एग्जांपल मुझे थंबनेल डिजाइनर चाहिए, वीडियो एडिटर चाहिए, तो आई विल जस्ट आस्क देम वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि अच्छा ठीक है, व्हाट आर द 5 मेजर थिंग्स दैट आर वेरी क्रूशियल इन अ थंबनेल, है ना। तो थोड़ा सा अपने हायरिंग फॉर्म को टफ बनाओ, ताकि जो बेसिक जो वो होते हैं ना, लाइक क्राउड जो होता है वो एकदम फिल्टर आउट हो जाए और आप मेन चीज़ों पे हो। दैट इज द फर्स्ट फिल्टरेशन प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस वुड बी चेकिंग देयर टोन्स। ओके, आप ईमेल्स पे उन्हें कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे फॉर्म से लेट्स से 10 लोग बेस्ट मिले हैं, अब मैं उन्हें रीच आउट करूंगी, अच्छा ठीक है आई लव योर वर्क एंड थैंक यू, ऐसा करके आई विल राइट। मैंने बहुत अच्छे से उस ईमेल का मतलब पूरा भेजा उन्हें। नाउ देयर आंसर इज श्योर, then I am not going to hire them. अब ये I know a lot of people are going to hate me for this, but मैं नहीं करूँगी hire यार। मतलब ये बहुत छोटी चीज़ होती है, but if someone is not very polite or if someone is not very professional, then I don't think वो मेरे like I told you right, मैं बहुत अच्छे मेरे benchmarks है कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ काम करना है and ऐसे ही लोग मेरे साथ वर्क करेंगे। तो if they are not कि hi Aanchal, thank you I will check it, ये हो गया, ये एक लाइन होती है राइट, एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। तो हाँ, एंड ऑनेस्टली विल नॉट बिलीव, ये प्रोफेशनलिज्म मुझे स्टार्टिंग में चाहिए मेरे टीम में, लाइक व्हेन दे आर वर्किंग अंडर मी,
बहुत चिल है, हम मीम शेयर करते हैं, हम ये कहते हैं, लाइक इट इज़ ग्रेट। बट आपको है ना पहले वो फिल्टर्स लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी ने मुझे बोला श्योर, या किसी ने रिप्लाई नहीं किया और सीधा वो मीट पे आ रहे हैं, तो चलो ठीक है, आ भी गए मीट पे, मैंने बात कर ली, बट देयर आर हायर चांसेस कि मैं उनके साथ वर्क नहीं करूँगी, है ना, वो चीज़ होती है। सेकेंड इज थर्ड फिल्ट्रेशन प्रोसेस। चलो ठीक है, अभी उन्होंने ये कर लिया। एंड डिलेज, मान लो मैंने उनके साथ वो शेयर किया फॉर्म लिंक, या फिर लेट्स से असाइनमेंट शेयर किया, आई विल बी वेरी पर्टिकुलर। अगर मैंने बोला है कि मुझे आज की तारीख में ये 12 बजे तक ये चीज़ चाहिए, इफ़ दे आर डिलेइंग इट बाय इवन 1 मिनट, चलो ठीक है 1 मिनट तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर वो डिले होता है कि अच्छा ठीक है सॉरी आंचल आई वाज स्टक, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कुछ जेन्युइन होंगे, बट वो फिर है ना, वो आप कितना ही समझोगे किसी को जेन्युइन है या कोई नहीं है। तो अगर वो डिले है तो आई विल नॉट हायर देम, चाहे वो उन्होंने दुनिया का बेस्ट डिज़ाइन बनाया हो, मैं उन्हें हायर नहीं करूँगी। तो वो एक चीज़ होगी। अब लास्ट बचता है, आई नो मतलब ये बहुत लंबा जा रहा है, बट हायरिंग ना इट इज़ वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप एजेंसी अपनी चला रहे हो, कोई भी चीज़ रन कर रहे हो, हायरिंग शुड बी वेरी प्रॉपर एंड वेरी लाइक बहुत टाइम देना होगा आपको। सो अब मेरी कॉल्स है तो आई विल अगेन, अब होता है कॉल्स पे आई मेनली चेक द वाइब, एंड सेकेंडली कितने ज़्यादा वो रियलिटी में उतने हैं जितना उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में या अपने वर्क में दिखाया। सो वन इज़ वाइब। अगर मुझे दिख रहा है यार, मैं अपनी टीम में मेरी एक वाइब सेट है कि यार हमें ऐसा चाहिए, हमें सीरियस बंदे ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें मज़े करने वाले बंदे भी चाहिए, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो नाउ इफ़ दैट पर्सन दैट आई एम टॉकिंग विद इज़ लाइक वेरी वेरी यू नो ऐसा कि हाँ ओके, या बहुत रूड है ना, वो अपने आप को ऐसा समझ रहा है बादशाह कि अच्छा मैं यहाँ तक आ गया, मैं वो ठीक है, तो वो आपको समझ आ जाती है आप किसी के साथ कॉल पे आ रहे हो। तो अगेन वही सेम चीज़ रहेगी। एंड दूसरा उनका आई थिंक थोड़ा सा आपको विजन जानना भी जरूरी है, वाई दे वॉन्ट टू वर्क विद मी। आई विल नॉट एट दैट, मतलब मैं शायद उस क्वेश्चन को फॉर्म में ना डाल के उनसे डायरेक्टली पूछना ज़्यादा पसंद करूँगी, बिकॉज दैट इज़ रॉ। तो आपको दिखता है कि अच्छा ठीक है दे वॉन्ट टू लर्न, या बिकॉज मैंने एक बार किया था एंड दैट पर्सन डायरेक्टली सेड टू मी, मेरे को खुद की एजेंसी में आनी है तो मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए। तो आई वॉज लाइक वाई वुड आई हायर यू अगर मुझे पता तू जाने वाला है, राइट। तो हाँ ये चीज़ें आपको है ना, आई थिंक वो आप पूछते हो, डायरेक्ट पूछते हो ना, आपको रॉ रिस्पॉन्स मिलता है एंड यू नो कि अच्छा इसके साथ वर्क करना है, इसके साथ नहीं करना। तो हाँ ये कुछ चीज़ें हैं दैट आई फॉलो। So let's move to the module number 5, that is outreach process, getting your first clients. तो पहली चीज़ तो क्वेश्चन ये आता है, हाउ डू आई गेट माई फर्स्ट क्लाइंट फॉर माई एजेंसी। हमारी एजेंसी के लिए हम सबसे पहला क्लाइंट कैसे लेके आए, तो एजेंसी का बेसिक रूल ही ये होता है। सो पहली चीज़, व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर एजेंसी यू शुड ऑलरेडी हैव अ क्लाइंट। जब आप अपनी एजेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका यही होता है कि आपके पास बहुत क्लाइंट है, आप उनको सर्व नहीं कर पा रहे हैं, ना आपके पास यू नो क्लाइंट्स होते हैं पहले से। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास क्लाइंट्स नहीं है ना आप एजेंसी खोल रहे हैं, आपके पास कुछ क्लाइंट्स पहले से रहते हैं एंड देन आप एजेंसी खोलते हैं और अपनी टीम बिल्डिंग पे करते हैं, देन ओनली यू कैन स्टार्ट दिस एजेंसी। तभी आप इस एजेंसी को स्टार्ट करते हो। और ये बेसिक रूल होता है एजेंसी का कि अगर आपके पास पहले कुछ क्लाइंट्स हैं तभी आप एजेंसी में खोलेंगे। ऐसा नहीं है आपके पास क्लाइंट्स ही नहीं है ना आप एजेंसी में कन्वर्ट हो रहे हो। व्हेन यू हैव सो मच ऑफ क्लाइंट्स दैट यू कैन नॉट हैंडल, देन यू विल कन्वर्ट इनटू अ एजेंसी ओनर। मतलब अगर मेरे पास 5 क्लाइंट्स हैं पहले से और अगर मेरे पास 6-7 और क्लाइंट आ रहे हैं और मैं उनको हैंडल नहीं कर पा रही अपनी प्राइसिंग पिच करने के बाद भी, तो मैं एजेंसी में कन्वर्ट होंगी। अगर मेरे पास 3 क्लाइंट हैं और मैं सर्व ही 5 लोगों को कर सकती हूँ एज अ फ्रीलांसर, तो मैं फ्रीलांसर ही रहूँगी। लेकिन अगर मेरे पास इतने ज़्यादा क्लाइंट हैं कि उनको मेरी सर्विसेज की ज़रूरत है, एट दी सेम टाइम मेरे पास मैंने प्राइसिंग भी अपनी हाई करके रखी, जितनी प्राइसिंग मुझे लगती है इतनी स्वीट स्पॉट है जहाँ पे यू नो लोग बाग पे करने के लिए तैयार हैं, तो उतनी प्राइसिंग के बाद भी अगर मेरे पास और क्लाइंट्स आते जा रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, तब मैं एजेंसी में कन्वर्ट होंगी। तो जिसको भी लगता है कि हमें एजेंसी में सबसे पहला क्लाइंट कैसे लेके आना है, तो एजेंसी में सबसे पहला काम ये नहीं होता है कि आप अपने लिए क्लाइंट लेके आते। सबसे पहली फाउंडेशन ये होती है कि सर्विसेज सेट करना, अपना टीम को बिल्ड करना, ये सारी चीज़ें आपकी फाउंडेशन होती हैं। एंड देन बेसिक रूल तो मैंने बता दिया, तभी आप एजेंसी में कन्वर्ट होगे जब आपके पास पहले से ही कुछ क्लाइंट्स रहेंगे। सेकंड है, व्हाट आर द बेस्ट आउटरीच स्ट्रेटेजी फॉर एन एजेंसी इन 2025 के क्या क्या आउटरीच प्रोसेस हैं, क्या क्या बेस्ट आउटरीच प्रोसेस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं या जो वर्क कर रही हैं। अब टू बी ऑनेस्ट, हर एक आउटरीच प्रोसेस हर एक इंसान के लिए बहुत अलग रख सकती है। जैसे मैं हमेशा आई एम वेरी वोकल अबाउट कोल्ड ईमेलिंग, कि कोल्ड ईमेलिंग करो, कोल्ड ईमेल से क्लाइंट्स मिलते हैं, क्लाइंट्स हमेशा आते हैं, मैं कोल्ड ईमेल के थ्रू क्लाइंट्स लेके आती हूँ। ठीक है, कोल्ड ईमेल में कोई सीक्रेट सॉस नहीं है, आप उनको पहले फ्री सैंपल भी प्रोवाइड कर सकते हो। कुछ लोग फ्री में पहले बना के ही दे देते हैं उनके लिए वो सैंपल वगैरह। ठीक है, तो कोल्ड ईमेल कर सकते हैं, कुछ लोग कोल्ड डीएम्स करते हैं, कुछ लोग एड्स चलाते हैं, कुछ लोग फाइवर और अपवर्क ट्राई करते हैं। हम भी फाइवर ट्राई करते हैं। वी आर लेवल 1 सेलर ऑन फाइवर राइट नाउ, वी आर गोइंग टू टर्न लेवल 1 सेलर ऑन फाइवर कुछ ही दिनों में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप ट्राई करते हो एंड देन यू फिगर आउट कि ये चीज़ मुझे काम कर रही है और ये चीज़ मैं स्केल कर सकता हूँ। ये चीज़ भी जब स्ट्रेटेजीज जो होती है ना, बहुत सारी होती है, जब आप ट्राई करोगे आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ पे
मैं स्केल कर सकता हूँ। जैसे जब मैं फ्रीलांसर थी तो मैं लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट्स लेके आती थी और कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू मैं क्लाइंट्स लेके आती थी। तो मुझे फ्रीलांसिंग की जर्नी में ही पता था कि ये दोनों चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ हैं और इन दोनों चीज़ों से मैं अपने लिए और क्लाइंट्स अपनी एजेंसी के लिए क्लाइंट्स को लेके आ सकती हूँ। तो सिमिलरली जब अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी में होते हो तब आपको पता होता है कि अच्छा ये मेरे सबसे स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेसेस, मेरी ये स्ट्रेंथ है, यहाँ से मैं क्लाइंट्स लेके आ सकता हूँ, और ये मेरी वीकनेसेस है, मैं इधर से क्लाइंट्स लेके नहीं आ सकता हूँ। जैसे अगर कोई मुझसे बोलेगा कि एड्स रन करके तुम्हें क्लाइंट्स लेके आने, तो दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, या मैंने कभी ट्राई नहीं किया, या इसको मेरी वीकनेस भी कह सकते हो क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो जब आप अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी में होते हो तभी आप फिगर आउट कर लेते हो कि आखिर आपके लिए वो चीज़ सही है, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ या नहीं है, कौन सी आउटरीच प्रोसेस आपके लिए बेस्ट रहेगी। वैसे मुझे कोल्ड ईमेल करना बहुत अच्छा लगता था और श्रुति फाइवर और अपवर्क पे श्रुति का ऑलरेडी अकाउंट था, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम कोल्ड ईमेलिंग और फाइवर के थ्रू क्लाइंट्स लेके आएंगे। तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो दोनों तरफ से हमारे पास आते हैं, फाइवर के थ्रू भी आते हैं और कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं। तो ये आउटरीच प्रोसेस बहुत अलग अलग होती है। मैं कुछ लिस्ट डाउन कर देती हूँ। एड्स रन कर सकते हो आप, ठीक है, देन आप लिंक्डइन के थ्रू भी लेके आ सकते हो, कोल्ड ईमेलिंग भी होता है, कोल्ड डीएम्स भी होता है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी होता है, और ऐसे बहुत अलग अलग जैसे कमेंट्स जो होते हैं रिलेशन बिल्डिंग कहलाते हैं, कुछ लोग इसको रिलेशन बिल्डिंग कहते हैं। कमेंट सेक्शन में आप उनसे रिलेशन बिल्ड करोगे, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे एंड देन यू विल पिच योर सर्विसेज। तो ऐसी बहुत अलग अलग टेक्निक्स होती हैं दैट यू कैन यूज एंड यू कैन ऑनबोर्ड क्लाइंट्स। तो वो आप जब फ्रीलांसर होंगे तब आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को फिगर आउट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू आई ऑनबोर्ड फ्यू क्लाइंट्स फॉर माई एजेंसी, माई स्ट्रेंथ कोल्ड इवन हाउ आई कैन कम टू नो। तो ये चीज़ है कि आखिर मैं अपनी एजेंसी के लिए कैसे फ्यू क्लाइंट्स लेके आऊँगा। तो अगेन जो फ्यू क्लाइंट्स रहेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ जो भी रहेगी आप उस पर डबल डाउन करेंगे। तो जैसे अब मैंने एजेंसी खोल दी है और मुझे पता है कि मैं कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू क्लाइंट्स लेके आ सकती हूँ, तो मैं उस पर डबल डाउन करूँगी, मैं कोल्ड ईमेल्स लिखूँगी। एंड मुझे ये चीज़ ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस, ये सब चीज़ें मुझे अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में ही पता चल गई थी कि मेरी स्ट्रेंथ कोल्ड ईमेलिंग है और मुझे इधर से ही क्लाइंट्स लेके आने हैं। ये चीज़ भी आपको समझ में तभी आ जाएगी। व्हाट शुड बी द आइडियल प्रोसेस ऑफ ऑनबोर्डिंग क्लाइंट्स एंड व्हाट इट लुक्स लाइक। ठीक है, तो क्या ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती है क्लाइंट के लिए। तो अगर फॉर एग्जांपल आप कोल्ड ईमेल के थ्रू क्लोज कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार नेटवर्किंग एक बार कॉल पे आप उनको लेके आओ, उनकी रिक्वायरमेंट समझो, क्योंकि बहुत सही रहता है। तो एज सच कोई रोड मैप नहीं है, कोई आइडियल प्रोसेस नहीं है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है एंड देन आप क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करोगे। आप कोई भी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, दैट विल सूट यू। ऐसा भी नहीं है कि मैंने बताया कि आपको पैकेजिंग, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कि आपको पैकेज प्रोवाइड करना है तो आप हर एक क्लाइंट को पैकेज प्रोवाइड कर रहे हो, भले ही वो उनको ज़रूरत है या नहीं है। आप उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप उनको प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और उनको पैकेज पिच करोगे। ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्लाइंट को पैकेज चाहिए हो, कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको शायद सिर्फ 1 या 2 वीडियो की ही सर्विसेज चाहिए हो। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड आइडियल प्रोसेस की अगर हम बात कर लेते तो जो हमारी आइडियल प्रोसेस होती है, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ईमेल हम लिख रहे हैं तो कोल्ड ईमेलिंग में इफ़ यू वांट आप उनको फ्री सैंपल भी दे सकते हो, नहीं देना है तो आप उनको पहले बना के भी दे सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं देना है तो आप अपना जो भी आपका पोर्टफोलियो है आप वो भी शेयर कर दोगे। आपने जो भी नोशन पे फ्री पोर्टफोलियो बनाया है, गूगल ड्राइव बनाया है, जो भी बनाया इनिशियली आप वो शेयर करके ऑनबोर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो आप कुछ भी पहले ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने उनसे बोला है कि उन्होंने कहा कि आपने सैंपल भेजा, उनको आपका सैंपल पसंद आया तो वो आपसे प्राइसिंग पूछेंगे। तो आप एक बार पिच कर सकते हो कि प्राइसिंग की बात करने के बाद, प्राइसिंग जब उन्होंने पूछा आप उनसे बोल सकते हो कि इफ़ यू वांट लेट्स कनेक्ट ऑन अ कॉल एंड लेट मी नो योर रिक्वायरमेंट्स एंड देन आई कैन गिव यू द बेस्ट प्राइसिंग वॉट एवर आई कैन प्रोवाइड यू। तो आप उनको ऐसे ऑनबोर्ड कर सकते हो। अब कुछ क्लाइंट्स कह देंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, हम ईमेल पे ही क्लोज करते, तो फिर आप उनको ईमेल पे ही प्राइसिंग बताओगे और ईमेल पे ही क्लोज करोगे। सो देयर इज़ नो सच आइडियल प्रोसेस कि आपको पहले क्लाइंट को पहले कॉल पे ही लेके आओगे तभी आप उसको ऑनबोर्ड करोगे। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ईमेल पे ही क्लोज करते रहोगे, कॉल पे लेके नहीं आओगे। आप उसको एक बार पूछ सकते हो कि क्या वो कॉल पे आना चाहेंगे। अगर वो कॉल पे आते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, ट्राई करो कि वो कॉल पे आए। नहीं आते हैं तो फिर डायरेक्टली आप उनको पिच कर दो, ईमेल पे प्राइसिंग बता दो और ईमेल पे ही क्लोज कर लो। अब अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो अगेन आपको कॉल वॉल की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑफर क्रिएट करके जो रखा रहता है, गिग वगैरह पुश होती रहती है, वो आता रहता है। तो फाइवर पे जो भी क्लाइंट आए हैं, आई डोंट थिंक सो मैंने अभी तक फाइवर पे किसी क्लाइंट को, एक क्लाइंट था दैट वाज आई थिंक इंडियन क्लाइंट, जिसके साथ मैं शायद कॉल पे गई थी ऑन फाइवर इटसेल्फ। मैंने जूम मीटिंग लिंक दी थी एंड हमने कॉल कंडक्ट करी थी एंड मैंने उसकी रिक्वायरमेंट समझी थी। आज तक फाइवर पे किसी भी क्लाइंट ने ऐसी मीटिंग के लिए नहीं बोला है। लेकिन कोल्ड ईमेल पे ऐसा होता है कि आपको एक बार कॉल अगर आप हो जाती है तो बेटर है। तो दिस इज़ कम्प्लीटली आपको कैसा ठीक लगता है आप वो ट्राई कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में कंफर्टेबल नहीं हो कॉल पे तो आप ईमेल पे भी क्लोज कर सकते हो, बट अगेन आई वुड सजेस्ट टू गो ऑन अ कॉल।
नाउ लेट्स मूव टू द गेस्ट लेक्चर के गेस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेके, आखिर उनकी क्या ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती है फॉर द क्लाइंट्स। सो लेट्स मूव टू द मॉड्यूल नंबर 6 एंड 7। तो 6 और 7 मॉड्यूल में ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने स्केलेबिलिटी और आउटरीच प्रोसेस के बारे में बात की है कि आखिर हमारे पास कुछ 5-10 क्लाइंट्स हमारी एजेंसी के लिए, हम उनको सर्व कर रहे हैं। राइट नाउ वी वांट टू स्केल आर एजेंसी, जहाँ पे मे बी शायद आप 2 लाख पे हो गए तो 3-4 लाख पे जाना है, 4 लाख पे हो गए तो 6 लाख पे जाना है। अगेन आई एम गिविंग यू कि हम अभी हम बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ मनी बनाते हैं थ्रू एजेंसी, क्योंकि हमें अभी 1 साल हुआ है, बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। हम अभी बिटवीन 2 to 3 लाख करते हैं अपने एजेंसी से। वी आर ट्राइंग टू स्केल इट मोर, बट हमें पता है वो स्केल भी हो जाएगा जब हम फाइवर पे हमारा गिग पुश होने लगेगी, लेवल 1 सेलर बन जाएंगे जब हम, एंड हमारे रिकरिंग क्लाइंट्स कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू जाएंगे, तो हमारे पास 2 जगह से बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे होंगे। सो अगेन मैंने अपनी रेवेन्यू भी बता दी है। तो अगर आपको अपनी स्केल करनी है, जैसे हम अपनी स्केल कर रहे हैं, तो आपको कैसे स्केल करनी है उसके बारे में बात करते हैं। व्हेन शुड आई नो अबाउट स्केलिंग द टीम एंड क्लाइंट्स। तो ऐसा कोई राइट टाइम नहीं होता है कि अच्छा अगर मैं कि ये राइट टाइम है, ओके ये पॉइंट पे इतने महीने बाद या इतने साल बाद मुझे स्केलिंग के ऊपर ध्यान देना है, या मुझे अपनी टीम को और स्केल करना है। अगर 10 लोगों की टीम है तो मुझे 15 की करनी है, या मेरे पास 5 क्लाइंट है तो मुझे 15 क्लाइंट करने हैं। ऐसा कोई राइट टाइम नहीं होता है। ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि अच्छा मैं इतनी टीम हैंडल कर सकता हूँ, या मैं इतनी क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता हूँ, तो मैं इसको और स्केल करूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैं तो फॉर एग्जाम्पल हम 3 से 5 लाख के बीच में ही कर पाते हैं, उससे ज़्यादा हम टीम को और क्लाइंट्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी खुद की पावर हो गई कि हम इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। अगेन आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हो, आप इससे ज़्यादा टीम को हैंडल कर सकते हो, तो यू कैन गो फॉर इट। आप उसको स्केल कर सकते हो, वो आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड इज हाउ टू डाइवर्सिफाई ऑनबोर्डिंग प्रोसेस एंड वाई। तो अगर आपको स्केलेबिलिटी पे फोकस करना है, जैसे हम अपनी स्केलेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, तो हम अपने क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी टीम है, हम टीम को भी और बिल्ड कर रहे हैं, और हम क्लाइंट्स को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट्स भी आ जाएंगे 2 अलग अलग जगह से। सो कभी कभार कोल्ड ईमेल काम नहीं करता है तो हमारा फाइवर पुश हो जाता है, ऑटोमेटिकली फाइवर काम करने लगता है। फाइवर नहीं चलता है तो कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू हम लोग आउटरीच प्रोसेस बढ़ा देते हैं अपनी। तो अगर आपको स्केलेबिलिटी पे फोकस करना है तो ट्राई करो कि आपके पास डाइवर्स सोर्स क्लाइंट के हों। जैसे आप मान लो कोल्ड ईमेल लिख रहे हो तो आप कोल्ड डीएम्स भी ट्राई करते रहो साथ साथ में। तो अगर आपको स्केलेबिलिटी पे फोकस करना है तो ट्राई करो कि आप एटलीस्ट पैकेजेस पे काम करो हो सके तो। एंड सेकंड, आप डाइवर्सिफाई करो अपनी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को, कि जहां से आपके पास 2 से 3 जगहों से आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हो। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में डाइवर्सिफाई नहीं किया था, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट हमें समझ में आ गया कि डाइवर्सिफाई करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कोल्ड ईमेलिंग से हमें क्लाइंट क्लोज नहीं हो रहे थे उसके बाद, एक पॉइंट के बाद। और हमें लगा कि अब डाइवर्सिफाई करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार ईमेल्स काम नहीं करते। जैसे क्रिसमस आ जाता है, या अभी मार्च के महीने में वी वर नॉट 5 के महीने में वी वर नॉट क्लोजिंग क्लाइंट्स फ्रॉम कोल्ड ईमेल। तो हमें समझ में आ गया था, पहले ही हमने खैर फाइवर पे बना दी थी गिग, बट उसके पहले ही हमें समझ में आ गया था कि डाइवर्सिफाई करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार कोल्ड ईमेल काम करेंगे, कभी कभार नहीं करेंगे। तो डाइवर्सिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो ये मिस्टेक हमने स्टार्टिंग में कही थी कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने में ही हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बट वी टुक प्रोसेस, थोड़ा सा टाइम लिया हमने। 6-7 महीने के बाद हमने डाइवर्सिफाई करना चालू किया, क्योंकि अगर आप फाइवर पे भी गिग बना रहे हो, आप वर्क भी ट्राई कर रहे हो, तो अगेन उधर पे भी टाइम लगता है, और आपको एजेंसीज को स्केल करने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 साल चाहिए, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स आप करते रहेंगे, चीज़ें होती रहती हैं। तो डोंट रश द प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस, चीज़ों को सीखो और करते रहो। सो अगर आप यू शुड इन्वेस्ट, अगर आपको स्केलेबिलिटी पे फोकस करना है। जब हमने स्टार्टिंग की थी तो जब हम देख रहे थे कि हमारी टीम कंपेटेबल है, हम और श्रुति कंपेटेबल हैं साथ में या नहीं है, मुझे अकेले काम करना पड़ेगा कि साथ में काम करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे वी डिड नॉट बाय एनी डोमेन नेम। हमने कोई भी वेबसाइट भी बिल्ड नहीं की थी, हमारी कुछ टीम का भी ऐसा कुछ नहीं था। बट राइट नाउ वी स्टार्टेड, हमारा डोमेन नेम है एक, ठीक है। हमने नोशन को भी खरीद लिया है, नोशन का पेड वर्जन खरीद लिया है, जिसमें हमारी टीम होती है। तो हम जितने भी लोगों को ऐड करना चाहें हम उतने लोगों को ऐड भी कर लेते हैं उसमें। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब आपको स्केलेबिलिटी पे फोकस करना पड़ता है तो आपको थोड़ा सा पेमेंट भी डालना पड़ता है, मतलब नोशन वगैरह भी आपको पेड खरीदना पड़ेगा, एक टीम को भी बिल्ड अच्छा करना पड़ेगा, तो थोड़ा प्राइसिंग भी आपको हाई करनी पड़ेगी। हम डोमेन नेम होस्टिंग करके हमने डोमेन सेट करके रखा है, ठीक है। और भी हम डोमेन्स ट्राई करते रहते हैं। हमारी वेबसाइट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हम वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं। तो अगर आपको स्केलेबिलिटी पे फोकस करना है देन यू हैव टू वर्क ऑन दीज पेड थिंग्स। आपको इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चालू करना पड़ेगा अगर आपको स्केल करना है तो। क्योंकि अगर आप खुद का पर्सनल ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आप स्पैम में जाने लगेंगे। हम भी स्पैम में जाने लगे थे। जो हमारी गलतियाँ हैं आई एम ओपन अबाउट इट, आई एम एक्सेप्टिंग देम। तो फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा आउटरीच प्रोसेस को बंद
किया। फिर फाइवर वगैरह को भी हमने ट्राई किया, जिससे कभी यार स्पैम में जा रहे हैं, कभी ईमेल्स काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास एटलीस्ट सेकंड सोर्स ऑफ क्लाइंट हो जहाँ से हम ऑनबोर्ड कर पाएँ। फिर हमने डोमेन नेम वगैरह भी खरीदा। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं। आपको स्केलेबल करना है तो इन चीज़ों पे भी आपको काम करना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द 7 मॉड्यूल, दैट इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ रनिंग एन एजेंसी। के आइडियल डे हमारा लगता कैसा है एज एजेंसी ओनर। सो मुझे ये कैसे पता चलेगा असल कि दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे मैं अपनी और टीम को ऑनबोर्ड कर सकती हूँ या और क्लाइंट्स लेके आ सकती हूँ? वो कोई एक पॉइंट होता है या वो खुद ही पता चल जाता है? नहीं, of course it depends on how much work you have for the coming month, and if you think बहुत ज्यादा काम है तो इट्स अ गुड टाइम टू हायर और रेज योर प्राइसेस, वन ऑफ दोज। अगर इफ यू थिंक कि यार मैं नेक्स्ट महीने के लिए मेरे पास इनफ टाइम है, तो दैट इज अ गुड प्लेस वेयर यू कैन इंक्रीज योर प्राइसेस एंड टेस्ट द मार्केट इफ यू आर स्टिल गेटिंग गुड क्लाइंट्स उसके बाद। ठीक है, नाउ लेट्स से ऐसा सीन है कि यूर ओवर बुक टू मच, डिलीवरीज थोड़ा लेट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, क्लाइंट्स थोड़े अनहैप्पी हो रहे हैं, तो दैट्स अ गुड टाइम टू सी कि इफ यू कैन हायर मोर पीपल। तो देयर आर क्लियर साइंस विद दैट, एंड यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज यू नो दिस इज काइंड ऑफ लाइक एन अनप्लेजेंट ट्रुथ अबाउट यू कि यार सही नहीं हो रहा है, बट दिस इज अ साइन टू सी इफ यू कैन स्केल मोर और इफ यू कैन लाइक यू नो कम डाउन। ओके, नाउ मुझे अपनी क्लाइंट प्रोसेस, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पे या कोल्ड ईमेलिंग पे किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट रह सकती हूँ? नहीं, मोर डाइवर्सिफिकेशन इज बेटर। जितने ज्यादा वेज हैं आपके पास क्लाइंट्स मिलने के, उतने ज्यादा यूल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, यूल हैव मोर ऑप्शंस टू स्केल एंड यूल हैव ऑप्शन टू से नो टू क्लाइंट, विच इज अ प्रिविलेज टू हैव। मतलब अगर आप एक ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे आपको सारे प्रोजेक्ट नहीं लेने, वेर यू कैन सेलेक्ट कि मे बी जस्ट इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे बिकॉज इसमें ज्यादा स्कोप है, अगर आप वहां पहुंच गए तो दैट इज अ गुड प्लेस टू बी। और आइडियली अगर आपके पास मल्टीपल वेज हैं क्लाइंट्स मिलने के, तो यू वोंट बी डेस्परेट, यू वोंट बी लाइक कि नहीं ये क्लाइंट चाहिए ही मुझे। You'll learn how to say no, and not every client is for you. You just select which ones you want to work with. एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं किसी टूल्स में इन्वेस्ट करूँ या डोमेन खरीदो या वेबसाइट बनवाऊँ, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं या? Yeah, 100%. Let's say if you're not on a freelance platform, then I would suggest you have a personal website. You own a domain that looks professional, or if you are emailing someone with your website domain, the chances of them seeing and appreciating that is a little more. तो आप क्या क्या पेड टूल्स यूज़ करते हो? कुछ करते हो या आपकी तो फाइवर पे सब कुछ चल रहा है, सो यू डोंट नीड? नहीं, I use ChatGPT of course, because that does most of the talking for me. So if let's say if there's something wrong happened, or you know I had to send a client message, something like that, so I'll just tell it the context, this is the project detail, this is what I want to send, and it's much better to do that. And I have trained it enough so it doesn't sound very chat GPT-ish or very AI generated, right? So you can train that. After that, we are using Envato, Storyblocks, we have FreePic. So these are all resources that we need to, you know, add stock content, templates, and create better animations and things like that, right? After that, we have Epidemic Sounds for music, royalty-free music, so that we can use and license the music we are using for the clients so that they can use it in commercials, right? We are using premium for frame.io for feedback. We have premium for Loom, maybe a little more, but I'm mostly forgetting it. Yeah. And then of course we have domains. So Hostinger is there, and then we have GoDaddy domain, if I'm right. So yeah, a lot of tools. तो आप ऐसा करते हो कि ज़्यादा क्लाइंट आ रहे हैं तो आप उनको नो बोल रहे हो, या फिर यू नो आप टीम को बिल्ड कर रहे हो ज़्यादा? आप इनमें से क्या चीज़ें करते हो? No, I don't scale immediately. Let's say we have a lot of more flow coming in, so I will say no mostly, or I'll ask for a premium. So let's say, for example, we charge $100 for a 1-minute video, but let's say a client needs it tomorrow and the team is still overbooked, then I'll ask them if they can, you know, pay $200 for it. So a $100 fast delivery charge, and then I'll get a contractor or freelancer that I have contacts in and get them to do the work. I won't just directly go and hire people unless it's a trend for like weeks and weeks. Let's say 3-4 हफ्ते ऐसा हो रहा है कि I have to say no, then maybe that's a good time to hire.
ओके तो ऐसा आप आउटरीच तो करते नहीं हो, बट स्टिल व्हाट डू यू थिंक कि अगर मेरे पास सफिशिएंट क्लाइंट भी हैं तो भी मुझे आउटरीच करना चाहिए, या मैं आउटरीच बंद कर सकता हूँ, या सब चीज़ें बंद कर सकता Ideally, you should. I am not doing it because I have slightly different goals right now. I'm going in a different direction altogether, and I was waiting for some more social proof before landing some agency clients. But in general, you can have an assistant as an agency owner who sends 50, 100 mails every week, so that you get more clients. And then the thing is that if you have more demand, then you will be able to grow more. So it all comes down to that. So it's always good to reach, continue the marketing, reach out as many people as possible, so that you can scale it more. नाउ लेट्स मूव टू द 7 मॉड्यूल, दैट इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ रनिंग एन एजेंसी। के आइडियल डे हमारा लगता कैसा है एजेंसी ओनर। सो जो भी है ना एजेंसी ओनर है, तो उनके पास पहली चीज़ तो सबके पास बहुत स्ट्रेस होता है, कभी कभार हमें पर्सनल टाइम भी हमें अपना हटाना पड़ता है। जैसे आज का दिन है तो आज मैंने 3 बजे से लेके मैं शूट कर रही हूँ। आज मेरे कुछ पॉडकास्ट भी शूट पे डले हुए थे, कुछ कॉल्स थे, कुछ ईमेल्स थे, स्पॉन्सर्ड ईमेल थे, तो मुझे उनका रिप्लाई करना था, उन ब्रांड से बात करनी थी। फिर क्लाइंट्स के जो काम पेंडिंग है, तो क्लाइंट्स का अगर कुछ डिले हो गया है तो मुझे ही डांट सुननी है, या मैं वो बीच में इंसान हूँ तो मुझे अपनी टीम को तो मैनेज करना ही है, मुझे अपने क्लाइंट्स को भी मैनेज करना है। तो ये बिजनेस है जहाँ पे स्ट्रेस आपका पर्सनल टाइम, कहीं ना कहीं वेकेशन पे गए हैं तो पर्सनल टाइम ऊपर नीचे होता रहेगा। एंड दिस इज अ बिजनेस, तो आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंज इन रनिंग एन एजेंसी? तो अगेन जो भी चीज़ें कहीं स्ट्रेस होना डे टू डे लाइफ में, क्लाइंट और टीम के बीच में आप रहे होगे, तो जो टीम अगर छोड़ के जा रहा है कोई इंसान, तो आपको उसको देखना है। अगर आपका क्लाइंट है जो क्लाइंट की नीड्स पूरी नहीं हो रही, तो आपको फ्रंट फुट पे आप खेल रहे हैं, तो आपको उसके बारे में सुनना पड़ेगा। उससे जो भी चीज़ें सुननी पड़ेंगी वो आपको खुद ही बहुत डिस्टर्बिंग रहेंगी कभी कभार, तो आपको वो भी चीज़ देखनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें बिजनेस का, एजेंसी का पार्ट है, तो ये चीज़ आप समझ के रखें। देन नेक्स्ट, व्हाई डू मोस्ट एजेंसी फेल विद इन अ फ्यू ईयर्स? तो क्या होता है कि जो एजेंसी फेल हो जाती है वो इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको अपना वाय पता नहीं होता कि उन्होंने स्टार्ट क्यों किया। उनको पैसा, ये सब चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती है। उनको लगता है कि लिंक्डइन पे मैं ये डाल दूंगी कि मैं एजेंसी ओनर हूँ, या मैं एजेंसी ओनर हूँ, या मैं इतने 6 फिगर कमाता हूँ, तो वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो वो पैसे के लिए आते हैं, बट वो स्ट्रेस और जो चीज़ें होती हैं वो कभी उन चीज़ों को देख के नहीं आते। जैसे अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे पता है। कभी कभार मुझे क्लाइंट्स के भी दिक्कत आ जाती, कभी कभार टीम मेंबर्स की वजह से कोई दिक्कत आ जाती, तो मैं उन सब चीज़ों को माइंड नहीं करती हूँ ज़्यादा। मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, आई हैव चूजन दिस थिंग फॉर माई सेल्फ, तो मुझे नहीं लगती। बट क्या है, कुछ लोग इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं। तो आप चाहो तो 6-7 महीने ट्राई कर सकते हो दैट यू वांट टू बिकम अ एजेंसी ओनर और नॉट, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो फ्रीलांसर बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन एजेंसी में कन्वर्ट होते हैं तो वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते या मैनेज नहीं कर पाते। सो अगेन व्हेन यू विल ट्राई, आपको समझ में आ जाएगा। और यही कुछ रीजंस होते हैं कि एजेंसी फेल हो जाती हैं। देन अगेन वन मोर थिंग दैट एजेंसी में यू विल फेल इन हायरिंग एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, या स्पैम फोल्डर में जाना, ये कंप्लीटली फाइन है, ये कंप्लीटली नॉर्मल है एज अ एजेंसी, एज अ फ्रीलांसर ऑल्सो। क्योंकि जब आप एजेंसी में भी कन्वर्ट होते हो तो दिस इज़ अ लर्निंग प्रोसेस जहाँ पे आप बहुत गलतियाँ करोगे। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस जहाँ पे आप गलतियाँ करोगे। तो मेरे नेटवर्किंग में बहुत एजेंसी ओनर है, तो मैं उनसे गलतियाँ करती हूँ, तो मैं पूछती हूँ, तो वो मुझे सजेशंस देते हैं। तो ये सब चीज़ें फेल आप होगे, आप फिर से उठोगे, गेटअप करोगे, आप फिर से उन चीज़ों को सीखोगे। तो अगेन अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगती है, ये दिल से आती है कि मुझे एजेंसी ओनर बनना है, मुझे सच में एजेंसी को ओपन करनी है, तभी आप ये चीज़ कर पाओगे। नेक्स्ट इज फोकस ऑन बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड। अगेन अगर आप एक एजेंसी ओनर हो तो आज नहीं तो कल आपको एक ब्रांड बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको हायरिंग प्रोसेस में तो बहुत हेल्प मिल जाती है, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में भी आपको हेल्प मिलती है। तो अगर आपके पास एक अच्छा पर्सनल ब्रांड है जहाँ पे लोग आपको जाते हैं, तो अगर मैं एक हायरिंग पोस्ट डालूंगी जहाँ पे मेरा एक ब्रांड है, तो मुझे पता है कि बेस्ट टैलेंट आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मैं अपने आप को विजिबिलिटी क्रिएट करा रही हूँ। मैंने एक एक्सपर्ट अपने आप को रखा हुआ है, अपने आप को प्रेजेंट किया है, तो लोग मुझे जानते हैं। तो बाकी अदर वीडियो एडिटर मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे यूट्यूब पे, मेरे लिंक्डइन पे मुझसे फ्रीलांसर जुड़े हुए हैं। तो जब भी मैं जॉब पोस्टिंग डालूंगी तो ज़्यादा चांसेस है मेरे पास ज़्यादा अच्छा टैलेंट आने के, रेदर देन द पर्सन जिसकी सिर्फ एक एजेंसी और उसका कुछ पर्सनल ब्रांड नहीं है। तो पर्सनल ब्रांड हायरिंग में भी बहुत काम आता है और आपके ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में भी बहुत काम आता है। तो आप जब को लगता है कि ओके अब मुझे ब्रांड बिल्ड करना चाहिए, आई वुड
डेफिनेटली से कि आप दिन का 10-15 मिनट निकालो, एक पोस्ट लिख दो, ज़्यादा कुछ नहीं जाता, लिंक्डइन पे क्रिएट करो, यूट्यूब पे क्रिएट करो, बट एक ब्रांड बिल्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। एंड जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ लोगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। उससे आपके पास क्लाइंट्स भी रहेंगे, आपके पास हायरिंग करने के ऑप्शंस भी रहेंगे, और एक्स्ट्रा जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो भी आप बहुत अट्रैक्ट करते रहोगे एज अ एजेंसी ओनर। नाउ लेट्स मूव टू द गेस्ट लेक्चर एंड लेट्स सी कि गेस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है इन दोनों मॉड्यूल्स पे, एंड लेट्स सी। तो ये मॉड्यूल नंबर 7 है जिसमें मैं अपनी को फाउंडर श्रुति को इनवाइट किया है, एंड शी इज़ गोइंग टू टेल यू अबाउट कि आइडियल डे ऑफ अ एजेंसी ओनर कैसा लगता है। इसके पहले आपने आसिल का मॉड्यूल देख ही लिया होगा जहाँ पे आसिल ने अपना 6th मॉड्यूल में पर्सपेक्टिव रखा है। नाउ श्रुति इज़ हियर जो बताएगी कि हमारी द हार्श रियलिटी ऑफ रनिंग एजेंसी क्या होती है, जो भी फैंसी चीज़ें आप देख रहे हो उसके बाद जो चीज़ें होती रियलिटी वो बताएंगे। सो पहला क्वेश्चन श्रुति मेरा ये है आपसे कि व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस होते हैं इन रनिंग एन एजेंसी। सबसे पहला होता है टू रिटेन द क्लाइंट्स, और दूसरा होता है कि आप जो है अपना कंसिस्टेंटली रेवेन्यू कैसे ग्रो करोगे, उसके बारे में होता है। तीसरा यही होता है कि आप टीम मैनेजमेंट कैसे करो। कुल मिलाकर के जितनी चीज़ें चाहिए होती है एजेंसी को चलाने के लिए, या जो चीज़ें आप कर रहे होते हो, सबकी सब डिफ़िकल्ट होती हैं कंसिस्टेंटली करने में। तो उसी में दिक्कत आती है जितनी आ जाती है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है, कई लोग प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कुछ क्लाइंट्स एंड मोमेंट पे चले जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि क्लाइंट्स की तरफ से ज़्यादा काम आ जाता है, आप टीम में डेलीगेट करते हो, बट 2 लोगों का एडिटिंग स्टाइल नहीं मिल रहा है, और फिर उनके पास सेम सारी चीज़ें हैं, एसओपीज़ है, सब बनाया हुआ है, सब बताया हुआ है, स्टिल सबके करने का तरीका अलग होता है, तो एकदम एग्जैक्ट कोई नहीं दे पाता है, बट वो क्लाइंट जज कर लेता है कि भाई ये तो अलग है, ये हमें नहीं चाहिए था। और फिर उनकी तरफ से फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है, क्योंकि आप एडिटिंग के लिए टाइम लेते हो और वो उसको भी टाइम दिया है, फिर दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है सारी चीज़ें। तो कुल मिलाकर के बहुत जगहों पर हौच पौच होता है। और हर मंथ स्टार्ट करते हैं एक नए गोल के साथ, सभी लोग गोल सेट करते हैं कि भाई इतना रेवेन्यू करना है, उतना रेवेन्यू करना है। सबसे बड़ी हार्श रियलिटी यही है कि आप, हो सकता है कुछ महीने में आपने लाखों में हिट किया हुआ है, कुछ महीने में आप हज़ारों में पहुंच जा रहे हो, कुछ महीने में टीम को देने के बाद आपके पास उतना बच ही नहीं पा रहा है जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। या हो सकता है आपने जब स्टार्ट किया था इनिशियली, आप तब ज़्यादा अच्छा कर रहे होगे, और कुछ महीनों बाद आपको ऐसा लगता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, इतना इससे ज़्यादा तो हमारे एडिटर्स को मिल रहा है जितना हमको नहीं मिल रहा है। तो यही है थोड़ी सी हार्श रियलिटी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है श्रुति कि वाई मोस्ट एजेंसी फेल विद इन फ्यू ईयर्स। जैसे हमें तो अब 1 साल होने वाला है, तो आई डिसाइडेड कि अब हम ये वीडियो बना सकते हैं, मैं ये वीडियो बना सकती हूँ, बट 1 साल के अंदर विद इन 6-7 मंथ के अंदर या 2-3 साल के अंदर बहुत सारी एजेंसी ख़त्म हो जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्लाइंट्स ही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि काम जिसके पास आता रहेगा वो तो कभी बंद करेगा नहीं। अपन लोगों के पास भी यही सीन रहा है। अपन लोगों ने स्टार्टिंग से डिसाइड किया था कि हम लोग डाइवर्सिफाई करेंगे। कोल्ड ईमेलिंग स्टार्टिंग से सोर्स रहा था, और अंचल बहुत अच्छी है कोल्ड ईमेल्स के साथ। मेरा स्ट्रेंथ शुरू से ही फाइवर रहा है, क्योंकि मैं उस पे, मुझे 3 साढ़े 3 साल 4 साल हो गए, तो मेरा उसमें अच्छा हाथ रहा है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था कि हम ट्राई करेंगे, और शुरू में एकदम से कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वो काम नहीं कर जाती, चाहे वो ईमेलिंग हो, चाहे फाइवर हो। टाइम लेता है और उसके बाद रिजल्ट मिलने स्टार्ट होते हैं। कुछ क्लाइंट्स का महीनों बाद रिप्लाई आता है, वैसे ही फाइवर में भी वो अपना पेस से चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो 2 चीज़ें थी। इसके बाद भी हम लोगों को लग रहा है कि हम अपवर्क पे भी जाकर के कुछ कर सकते हैं, या और भी तरीके, ताकि क्लाइंट्स आने का सोर्स जो है मल्टीपल रहे, आते तो रहे। हो सकता है कई बार ईमेल से नहीं आ रहा है, हो सकता है कई बार फाइवर से नहीं आ रहा है, बट अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए कि क्लाइंट्स आ रहे हैं। हर बार हंट करना बहुत मुश्किल होता है, और शायद यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण एजेंसी शट डाउन हो जाती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि टीम मैनेज नहीं हो पाती है, कि भाई आपको जब चाहिए है तब सैंपल नहीं मिल रहे हैं, या अगर आप खुद एडिटर हो तब आप उतना लोड नहीं ले पा रहे हो, या आपकी टीम जो है कम्युनिकेशन में अच्छी नहीं है। तो एक स्ट्रॉन्ग टीम ना होना भी कई बार बंद होने का कारण होता है, बट मेजोरिटी ऑफ द एजेंसीज इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि क्लाइंट से सफर करती हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है श्रुति कि हमारे लॉसेस के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। लेट्स, हम जो भी नॉलेज शेयर कर रहे हैं बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहे हैं, तो क्या क्या लॉसेस एजेंसी ओनर्स करते रहते हैं, या जो वो ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमने क्या क्या लॉसेस किए हैं विद इन दिस ईयर जो हमने अभी अपनी एजेंसी रन की है, क्या प्रॉफिट्स थे, क्या लॉसेस रहे हैं, क्या चीज़ें सीखी हैं? तो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग 50,000 बना पाएंगे स्टार्टिंग में, इंडिविजुअली एक एक इंसान के ऊपर। बट अंचल के पास भी एक बार अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ है 50,000 का, मेरे में भी हुआ है। और सबसे बड़ी हार्श रियलिटी है कि वो एक ही बार हुआ है। उसके बाद से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको करेंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे, क्योंकि एज एन एजेंसी रेवेन्यू करना उतना मुश्किल नहीं होता। आप आराम से लाख में जा रहे हो, लाख रुपए कर रहे हो, 1.5 लाख भी कर रहे हो, 2 लाख भी कर रहे हो, 3 लाख भी कर रहे हो। लेकिन जब सारा प्रॉफिट हटाते हैं, सबको दे दिया, इधर उधर चला गया, आपने सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, सबका देने के बाद जब इंडिविजुअली दोनों में 50-50 जाता है, तब अगर आपके पास लाख लाख रुपए आ रहे हैं, तब ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छा कुछ हो पा रहा है।
लेकिन वो रेवेन्यू को क्रॉस करना मुश्किल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर इशू आता है कि यार इसको कैसे क्रॉस किया जाएगा। और अगेन वही सिमिलर प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम फेस कर रहे हैं, तो रेवेन्यू को लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेशन रहती है जो कि हम लोग कोशिश करें कि कब हम लोग इतना गोल पार कर पाएंगे, कब से चल रहा है कि 5 लाख हो जाए, एक बार ही 5 लाख हो जाए, फिर हम लोग शांति से बैठेंगे। बट वो चल ही रहा है, अप एंड डाउन हर मंथ, कई बार अच्छा चला जाता है, कई बार नीचे चला जाता है, और हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इस मंथ अच्छा नहीं जाएगा या ये नहीं अच्छा जाएगा। लाइक दिस मंथ जो एक रियलिटी रही कि हम लोग को उतना अच्छा नहीं गया ये वाला मंथ, हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे हमने काफ़ी कम किया है, बट ठीक है कोई बात नहीं है, नेक्स्ट मंथ अच्छा जा सकता है क्योंकि हमारे पास हमने काफ़ी सारे नए क्लाइंट्स भी लिए हैं, कुछ जो चले गए थे वो लौट करके आए हैं, जो हमारे क्लाइंट्स जाने वाले थे वो बच गए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। हाथ पैर जोड़ के हाथ पैर जोड़ के ऐसा हाथ पैर नहीं जोड़े, मतलब वापस आ जाते हैं, हम उनको पिच कर देते हैं या थोड़ा सा लो टिकट कर लेते हैं कि अभी क्लाइंट्स नहीं हैं, तो हो जाता है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम बहुत बार फेल हुए हैं श्रुति हायरिंग करने में, मतलब अभी भी हम समझ ही रहे हैं कि हायरिंग करनी कैसे। इस मीटिंग से पहले भी हम समझ ही रहे थे कि क्या बेस्ट वे रह सकता है हम हायरिंग अच्छे से करें या ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या अच्छे से करनी चाहिए हमें। तो श्रुति बताओ हमने और क्या क्या चीज़ें मतलब फेल करी, फिर हमने उसको कैसे फिक्स किया, लाइक हायरिंग, ऑनबोर्डिंग, स्पैम फोल्डर में जाना, फाइवर पे 2 स्टार रेटिंग एक बार मिल गई थी तो उसको बचाना, वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं बताओ ज़रा। सब प्रोसेस है, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। कई बार अंचल भी पैनिक करती है कि 2 स्टार रेटिंग आ गई है, बट कोई बात नहीं है, सब पार्ट होता है प्रोसेस का। इसको भी रिकवर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं क्योंकि अब जो हो गया वो तो हो ही गया है। अब हम उसको रिकवर कैसे करते हैं उसके बारे में सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कहीं न कहीं वो चीज़ हो गई उस समय पे मुझे गुस्सा ज़रूर आता है कि यार ये कैसे हो गया, ये नहीं होना था। बट उसके बाद लगता है कि ये हो जाएगा ठीक, मतलब इसके और भी तरीके हैं क्योंकि वो एक अकेला इंसान नहीं है इस पृथ्वी पर, और भी लोग हैं जहाँ से हम उसको रिकवर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर बात करते रहते हैं, इसलिए अपन लोग थोड़ा चल जाता है अपना काम वाम। बाकी अगर हम लोग प्रॉब्लम ही देखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम रही हैं अभी तक, चाहे वो 2 स्टार हो, चाहे हमारी हायरिंग में तो इतिहास गवाह है, एक भी बार हम लोग अच्छे से हायरिंग नहीं कर पाए हैं। क्योंकि भले हम लोगों ने स्टेप्स बना दिए कि हम इंटरव्यू राउंड रखेंगे, सैंपल्स देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं जिन्होंने बहुत काम कर रखा है, तो वो आके बोलते हैं कि हम सैंपल नहीं करते। तो भाई मत करो, फिर उनको नहीं रख सकते हम क्योंकि तुम कितने अच्छे एडिटर हो, हमारा वो प्रोसीजर है कि हमें तुम्हें लेना है तो एक सैंपल टेस्ट बनता है। कई लोग होते हैं जो कि टाइमलाइन जो है एक्सीड कर देते हो, तो तुम अभी हायरिंग के टाइम पे टाइमलाइन नहीं मैच कर पा रहे हो, तो जब हम तुम्हें एक्चुअल क्लाइंट देंगे तब क्या तुम क्लाइंट मतलब मैनेज करोगे। कई लोग होते हैं जो आ जाते हैं उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि उनके पास अच्छी स्किल्स ही नहीं है तो बोलते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो एंड मोमेंट पे बोलते हैं कि यार श्रुति मुझे लगता है मुझे अभी सीखने की जरूरत है। तो ये तो आपको पहले ही बताना चाहिए था, वो सैंपल किससे बनवा के आपने हमको दिया है। तो बहुत सारे हायरिंग के टाइम पे ये प्रोसेस हो जाते हैं, इसको ओवरकम करने का कोई ऐसा पुख्ता उपाय है नहीं, वो सब आपको ट्राई करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर से ही आता है। 100 में से एक इंसान ऐसा मिलता है कि जो आपके साथ लॉन्ग टर्म में चल पाएगा। मतलब एक ही, अभी तक हमारी एजेंसी में जितने एडिटर्स के साथ हमने शुरू किया था, सिर्फ एक ही बंदा है जो अभी तक टिका हुआ है हमारे साथ, बाकी सारे एडिटर्स चेंज हुए हैं ओवर द ईयर्स। मतलब अभी एक ही साल में, महीनों में बहुत सारे एडिटर्स हम लोगों ने स्विच किए, बहुत सारे चेंज किए, और ऐसा नहीं कि हम करना चाहते थे, कई बार बर्नआउट हो जाते हैं। हाँ, कई बार बर्नआउट हो जाते हैं, कई बार प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा है, कई बार टाइमलाइंस मैच नहीं हो रही है, कई बार एडिटिंग स्टाइल ही नहीं उतना अच्छा कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं, क्योंकि सबका एक अपना स्टाइल होता है, बट क्लाइंट को तुम्हारे हिसाब से नहीं चाहिए, क्लाइंट को उसके हिसाब से चाहिए। तो यही सारी दिक्कतें हैं जो चल रही हैं। ओके, तो मैंने कहा था कि एक चीज़ एजेंसी ओनर को हमेशा करनी चाहिए, दैट इज़ पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना। तो आपके अकॉर्डिंग अगर कोई एजेंसी ओनर है आज के टाइम पे किसी भी फील्ड में, तो क्या उसको ज़रूरत है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने की? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं करना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो इसलिए भी है क्योंकि अभी इंडिया में कंटेंट क्रिएशन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सारे लोग बना रहे हैं, तो बना लो, मतलब उसमें कोई घाटा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि तुम कल को जा करके एक पॉइंट आता है सबकी लाइफ में जब तुम त्रस्त हो जाते हो कि यार अब नहीं करना है, या आज से कुछ सालों बाद, लेट्स से 10 साल बाद या 5 साल बाद अंचल को लगता है कि अब मुझे नहीं, उसको ये एजेंसी का काम नहीं करना है, वो थक चुकी है कर करके। ऐसा होगा नहीं लेकिन नहीं, या हो सकता है वो बोले कि अब ये ऑटोमेट हो गया है, मुझे अब और भी चीजें करनी है। कि अंचल को इच्छा होती है कि उसको कुछ सेल करना है, या उसको कुछ वेबिनार्स करने हैं, या कुछ कुछ भी करना है, लेट्स से, बट हर चीज के लिए, हर बिजनेस के लिए आपको कोर ऑडियंस चाहिए ही होती है। कल को चलो प्रिंट ऑन डिमांड का कोई बिजनेस ही करना स्टार्ट कर दिया, तो एक ऑडियंस होने के बाद वो बिजनेस करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास डेटा होता है ऑलरेडी, आपको पता होता है आपको किस तरीके की ऑडियंस जो है खरीदेगी वो चीज, या
क्योंकि बेच रहे हो सबको, ठीक है, तो ऑडियंस का जो एनालिसिस है वो आसान पड़ जाता है। और उसके बाद अगर तुमको हायरिंग करनी है तो भी हम लोग हायरिंग करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती, क्योंकि दोनों के पास कल्ट ऑडियंस है जो कि फ्रीलांसर्स ही हैं। तो अपने दोस्तों को शेयर करके कहीं ना कहीं से, मतलब मेरे पास एक दिन के अंदर 200 एप्लीकेशन आई थी, मायने रखती है, मैं कोई इतना बड़ा वो यूट्यूबर नहीं हूँ, पर उसके बाद भी तो 200 बच्चों ने अप्लाई किया। कैसे किया, मतलब रैंडमली अगर मैं कहीं डालती तो शायद नहीं कर पाते। तो इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास एक पर्सनल ब्रांड था, लोग जानते हैं, हायर करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, दैट्स वाई वो आकर के पैसे के पहले, क्योंकि ट्रस्ट है इसलिए वो अप्लाई करते हैं कि यार श्रुति कर रही है या श्रुति है या अंचल है तो हम लोगों को करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पर्सनल ब्रांड पैसे से भी ऊपर एक ट्रस्ट जो है आपको फैक्टर वो भी बिल्ड करके देता है, और कल को अगर आप कुछ मोनेटाइज करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। प्लस ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स भी बहुत सारी आती हैं, मतलब एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए अगर आप उसको देखना चाहो तो बहुत जगहों से आपको हेल्प करता है। तो मेरे हिसाब से 3-4 चीज़ें हैं जो आपको अगर लग रहा है कि भाई एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है ना, स्टेबिलिटी चाहिए होती है आपको अपने लाइफ में, तो पर्सनल ब्रांड बहुत हद तक आपको उस चीज़ में हेल्प करता है, इसलिए उसको बनाना चाहिए। ओके श्रुति, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग और मॉड्यूल नंबर 7 में कंट्रीब्यूट करने के लिए। आई होप हम फिर से मिलेंगे ना, फिर से जल्दी कोई कोर्स बनाएंगे। ओके, आई होप आपको ये पूरा कोर्स अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि आखिर आपको अपनी एजेंसी कैसे बिल्ड करनी है फ्रॉम ज़ीरो। दिस वाज अ कोर्स फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस एंड आई थैंक ऑल द गेस्ट एंड ऑल द पीपल जिन्होंने ये वीडियो को देखा है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, जो भी चीज़ें आपको लगी, ये कोर्स आपको हेल्पफुल लगा हो, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, कमेंट करो। अगर कोई और वीडियो, कोई और कोर्स चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना। आई वुड लव टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट, आई वुड लव टू क्रिएट अ कोर्स ऑन दैट। आई एम ऑल्सो रेडी फॉर द फीडबैक। इफ यू think that there is something that I can improve, please do let me know the feedbacks, and thanks for watching this video till the end.